अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं, खुश हैं? जिंदगी गुलजार है या बेजार है? आवाज आ रही है? चले मेरा बच्चा, चले, माशाल्लाह गुलजार है तो अल्लाह हमेशा गुलजार। तो एक दफा क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आवाज और सब कुछ सही आ रही है मेरा बच्चा? जल्दी बताओ, यस या नो। चले जी, चले सर, हम आते हैं। हमने पढ़ा था ईपीएस, स्टार्ट किया था IS 33 ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। सर उसमें हमने क्या पढ़ा था? अर्निंग्स पर शेयर में हमने पढ़ा था कि सर IS 33 कहता है कि मैं अप्लाई होऊंगा सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। सर इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है, पब्लिक अनलिस्टेड है, उनके ऊपर IS 33 अप्लाई नहीं होगा। नहीं मेरा बच्चा, उनके ऊपर IS 33 अप्लाई नहीं होगा। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, मजीद आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था सर बेसिक ईपीएस। पेपर में पास कौन कराएगा? पासिंग मार्क्स अप्रोच किसके ऊपर जाएंगे? बेसिक ईपीएस। ये इंशाल्लाह आपको पेपर में पास करा देगी। हमने कहा सर बेसिक ईपीएस क्या होती है? बेसिक ईपीएस आप निकालते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में दो चीजों की शरारतें हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई उसका इंपैक्ट, और दूसरा हमने कहा सर क्या चीज होगी? दूसरी चीज होगी हमारे पास वेटेड उसका प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स जो है दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल इररिडीमेबल। रिडीमेबल का कोई इंपैक्ट नहीं होता, इररिडीमेबल के ऊपर जब हम आएंगे तो हमने कहा सर जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अगर क्यूमुलेटिव है तो उनका डिविडेंड हर साल माइनस होगा, नॉन क्यूमुलेटिव है तो उनका डिविडेंड तब माइनस होगा जब सवाल में लिखा होगा कि डिक्लेयर किया है। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हम क्या पढ़े थे? और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में 5 शरारतें बेसिक के लेवल पे। पहली शरारत थी शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी शरारत थी सर, दूसरी शरारत थी कि हमारे पास शेयर इशू ड्यूरिंग बोनस इशू फ्री फोकट का इशू। तीसरी थी राइट इशू। राइट इशू में हमने देखा था बोनस फ्रैक्शन होता है। चौथी थी शेयर स्प्लिट, 10 रुपए के शेयर को 5 वाले 2 में तोड़ दो। और पांचवी और आखिरी थी हमारे पास, पांचवी और आखिरी थी हमारे पास शेयर कंसोलिडेशन। सर फिर और आगे बढ़े थे और हम आए थे डाइल्यूटेड ईपीएस पे। आईएस कहता है शेयर होल्डर को फ्यूचर की पिक्चर आज दिखा दो, लेकिन पिक्चर बुरी होनी चाहिए, फ्यूचर की अच्छी नहीं होनी चाहिए। आईएस कहता है कि यार तुम्हारे पास बैलेंस शीट पे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि क्या है सर? जो कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, अभी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं नहीं, बन सकते हैं। और शेयर होल्डर्स जो आज शेयर होल्डर हो तुम्हारे, ये कल कल आपको पार्टनर बन सकते हैं और तुम्हारी ईपीएस को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो आईएस कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा है, फ्यूचर की पिक्चर आज दिखाओ। हमने कहा सर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, फ्यूचर में ये कन्वर्ट हो सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर में। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है तो इनका न्यूमरेटर इंपैक्ट और डिनोमिनेटर इंपैक्ट आपके दिमाग में हो। न्यूमरेटर इंपैक्ट क्या होता है सर? जो इनका डिविडेंड होता है, जो बेसिक ईपीएस में हम माइनस करते हैं, डाइल्यूटेड में वो माइनस नहीं करेंगे। न्यूमरेटर में प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लेंगे, सिर्फ माइनस नहीं करेंगे उनका डिविडेंड डाइल्यूटेड के केस में। और जो उनके प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल वाले कन्वर्ट होने वाले होते हैं ऑर्डिनरी में, तो उनके हिस्से का जो हमने कहा ऑर्डिनरी हमारे पास उनके हिस्से के जो है शेयर आने वाले, तो उनको हम ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, मजीद आगे बढ़े थे और शदीद आगे बढ़े थे। और हमने क्या पढ़ा था सर? मजीद आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं। क्या कहा सी सर? फिर हमने पढ़ा था कि एक होते हैं कन्वर्टेबल लोन। कन्वर्टेबल लोन के केस में मैंने आपको बताया था वो लोन होता है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर ऐसा लोन जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, उस लोन के केस में क्या होता है? उस लोन के केस में ये होता है एक लायबिलिटी कंपोनेंट होता है, एक इक्विटी कंपोनेंट। ये लायबिलिटी इक्विटी निकालते कैसे ये हम सीखेंगे IFRS 9 में जाकर। अभी आप ये याद रखें जो लायबिलिटी कंपोनेंट होता है वो हमें इंटरेस्ट कंप्यूटेशन में चाहिए होता है, और जो इक्विटी कंपोनेंट होता है उसका अभी हमें ईपीएस में कुछ नहीं करना। तो सर जब कन्वर्टेबल लोन होता है तो उसका न्यूमरेटर इंपैक्ट क्या होता है? इसमें जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसको हमें ऐड बैक करवाना होता है। वो हम कैसे निकालते हैं?
लायबिलिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कहा जब इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जब आप कन्वर्टेबल लोन का डाइल्यूटेड ईपीएस पे इंपैक्ट निकालते हो तो आप अज्यूम करते हो कन्वर्टेबल लोन साल के शुरू में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो सर जो उसका इंपैक्ट होता है इंटरेस्ट का, उसको आप क्या करते हो सर फिर से ऐड बैक करवा देते हो प्रॉफिट में और नेट ऑफ टैक्स करवाते हो। और डिनोमिनेटर में क्या इंपैक्ट होता है? जो कन्वर्टेबल लोन की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं, जो कन्वर्टेबल लोन के अमाउंट से निकालते हैं, उनको डिनोमिनेटर में ऐड करवा देते हो। सर तीसरी चीज की ऑप्शंस और वारंट्स। आज हमारी जो है डिस्कशन उसके ऊपर होगी, ऑप्शंस और वारंट के ऊपर। लेकिन सर उससे पहले आए एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। कोशिश इंशाल्लाह ये होगी कि तुम अपना दिमाग चलाना सिखाओ, तुम अपना दिमाग चलाना शुरू हो जाओ मेरा बच्चा। मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही है। एक छोटी सी एग्जांपल है, आप सपोज करें आपके एक अंकल जिनका आप सपोज करें पिज्जा का कारोबार है, उन्होंने कहा पिज्जा की उन्होंने नई नई आउटलेट खोली और आउटलेट का नाम कुछ भी था ABC पिज्जा इनको, और उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद अपने आउटलेट के कूपन बंटवा दिए मस्जिद के बाहर, सही है, पोश इलाकों में, तारिक रोड और हमने कहा मतलब PCHS डिफेंस नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद आता है ना पोश इलाकों में, तो हमने कहा इन इलाकों में इन्होंने करवा दिए, बंटवा दिए कूपन। अब हमने कहा उस कूपन के जरिए क्या था भाई, जो 500 वाला पिज्जा था वो 250 में मिलेगा। जो वो कूपन लेके जाएगा आउटलेट पे तो नॉर्मल पिज्जा जिसकी वैल्यू 500 थी वो कितने में मिलेगा? अब 250 में मिलेगा। ठीक है सर, अब सुनिएगा, उन्होंने ये मार्केटिंग कैंपेन की, सही है सर, और ये कैंपेन सपोज करो उन्होंने जनवरी 2020 के में की, और जनवरी 2020 में सेल्स हुई उनकी 500 यूनिट्स। हमने कहा नॉर्मल प्राइस थी पर पिज्जा 500, जबकि हमने कहा एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या? कूपन के थ्रू जो आप प्राइस पे करेंगे, तो ये कूपन लेके जाएंगे तो वो थी 250। सर 500 लोगों ने उस कूपन के थ्रू पिज्जा खाया। अब वो आपके अंकल आपके पास आए और आपको कहा बच्चा तू सीए कर रहा है, मैंने सुना है, तू मुझे बता दे फ्री में मैंने कितने पिज्जा दिए, फ्री पिज्जा कितने गए, जरा बताओ अंकल को कैलकुलेट करके, फ्री पिज्जा मेरे जेब से मेरे कितने गए? बहुत सिंपल है जी जी, पीर साहब सही है, बाकी लोगों को सोचने दें। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, सब सही पहुंच गए सर। 250 पिज्जा फ्री में गए। क्यों? ये आपको मैंने फौरन निकाल दिया ना। कैसे निकाला? आपने कहा सर 500 पिज्जा मल्टीप्लाई बाई 250, तो टोटल कितना है जल्दी बता? 1,25,000। तो अंकल को आपने कहा देखें अंकल, आपकी जेब से पैसे मतलब आपके पिज्जा तो 500 बिके, लेकिन इनके बदले में जो आपको कैश मिला है वो नॉर्मल प्राइस के हिसाब से 500 पिज्जा का मिला है। तो इसका मतलब है आप यूं अज्यूम करें कि भैया मतलब अंकल, भैया कहा कहूंगे अंकल को, तुमने कहा अंकल 250 पिज्जा आपने पैसे पे बेचे हैं, सही है, 250 पिज्जा नॉर्मल प्राइस पे आपने बेचे हैं और 250 पिज्जा आपने क्या किए सर? फ्री में बेचे हैं। सर इतना ही आसान काम है ऑप्शंस का, इतना ही आसान काम किसका है? ऑप्शंस का। ऑप्शंस के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमने कहा ऑप्शन के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फ्री फोकट में ऑप्शन नहीं मिलते। ऑप्शन के केस में भी हम यही करते हैं, ऑप्शन के केस में भी हम यही करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई नॉर्मल देख लो प्राइस के हिसाब से कितने शेयर्स बनते हैं और फ्री वाले कितने बनते हैं। तो सर ये अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गई कि 250 पिज्जा आपने फ्री दिए हैं, तो अब हम जो सवाल करेंगे ऑप्शंस वाले, उसमें हमें पिज्जा की जगह निकालना होगा कि फ्री के शेयर्स आपने कितने इशू किए हैं।
सही है मेरा बच्चा। तो यहां तक क्लियर हो तो लिखोगे सीसी, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे। यहां तक क्लियर हो तो लिखो सीसी। चले सर, तो हमने कहा कि सर आइए एक चार्ट बनाते हैं और फिर उसकी मदद से, ये एग्जांपल आई थिंक तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, करनी तो नहीं है ना एग्जांपल सर, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की थी, तुम लोग इंशाल्लाह वैसे ही चीते हो। अभी एक चार्ट बनाएंगे, उसमें हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि ऑप्शंस के केस में कहानी क्या होगी, ऑप्शंस के केस में कहानी क्या होगी। सर ये तीसरी तरह के हमारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, पहले हम डॉक्यूमेंट करेंगे फिर कॉपी करेंगे। चले सर, ऑप्शंस के नाम से भी आता है, वारंट्स और अदर सिमिलर आइटम्स, ऑप्शन, वारंट एंड अदर सिमिलर आइटम्स। आए सर, हमने कहा सर आगे आते हैं और हमने कहा इनका चेक करते हैं कि न्यूमरेटर इंपैक्ट क्या है। उसमें लिखेंगे नो इंपैक्ट, डिनोमिनेटर इंपैक्ट, इसका भी फैक्टर निकलेगा क्या बोनस शेयर का, ये डायरेक्ट ऐड कर देंगे। at free shares in weighted average shares for computing diluted earnings per shares। चले सर, फ्री शेयर्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बल्कि मेरा बच्चा मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डब्बा बड़ा सा बना के फ्री शेयर्स का फॉर्मूला। फ्री शेयर्स का फॉर्मूला में यहां पर लिख रहा हूं, ये मैंने नीचे लिखा है वेस्टेड ऑप्शंस। फ्री शेयर्स वेस्टेड ऑप्शंस, फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्राइस। सर ये एक्स प्राइस क्या चीज है? एक्स प्राइस मतलब एक्सरसाइज प्राइस, सही है जी, डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस। ये इसका एक तरह से फॉर्मूला है। फ्री शेयर्स वेस्टेड ऑप्शन, सर वेस्टेड ऑप्शंस क्या है ये अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लें। लिखा है फॉर्मूले के तौर पे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, सही है, टू बी इशूड अंडर ऑप्शन भी चाहे तो लिख लें अंडर ऑप्शन, माइनस करना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस, तो आपके पास आ जाएंगे फ्री शेयर्स। चले सर, फिर हमने कहा फ्री शेयर्स नॉन वेस्टेड ऑप्शंस। सर ये वेस्टेड नॉन वेस्टेड क्या है, घबराए नहीं, अभी बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल वैसा ही है, नंबर ऑफ शेयर्स नॉन वेस्टेड ऑप्शंस, अभी समझाऊंगा। नॉन वेस्टेड ऑप्शंस क्या होते हैं मेरा बच्चा, अभी समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर ऑप्शन, अंडर ऑप्शन माइनस
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस। ये अगर आपने कॉपी कर लिया एड फ्री शेयर्स वाली चीज तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाऊंगा। कर लिया था कॉपी? अगर नहीं किया तो मैं फिर से लिख दूंगा, कोई मसला नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस प्लस फ्यूचर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस। सर ये फॉर्मूला अभी बस लिख लें, ये इंशाल्लाह हमने कुछ ही लम्हों में आपको समझ में आ जाएंगे। ये अगले कुछ ही लम्हों में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। सर ये दो फॉर्मूले हैं, पढ़ देता हूं। फ्री शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर ऑप्शन माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस। फिर मैंने कहा फ्री शेयर्स के केस में दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर ऑप्शन, ये नॉन वेस्टेड के केस में है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस प्लस फ्यूचर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस। फ्री शेयर्स वाला बॉक्स डिनोमिनेटर के नीचे लिखना है। ये जो आपने डिनोमिनेटर के केस में लिखा था ना, क्या लिखा था डिनोमिनेटर में? जो आपने लिखा था एड फ्री शेयर्स इन वेटेड एवरेज शेयर्स। इसके नीचे फिर आप ये लिखेंगे। कॉपी कर ले तो मेरा बच्चा मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर इजी है ये, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, टेंशन नहीं लेना सर। ऑप्शंस कितने बच्चे हो गए मीटिंग में? कितने बच्चे हो गए? 25-30 डिपेंड, कभी 20, कभी सैटरडेज वाली आवाम में ज़्यादा होती है, वरना आवाम यूट्यूब पे जा रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ 50-60 बच्चे हो गए। आवाम असल में होने ना बच्चे मुसलसल माशाल्लाह पूछ रहे हैं सर यूट्यूब पे आप लेक्चर्स जारी रखेंगे? मैंने कहा नहीं, ये राइट हो गया। फर्स्ट क्लास के तो यूट्यूब पे बेटा 1000 के आसपास व्यूज हो गए अच्छा फर्स्ट क्लास के, वरना नॉर्मल एक एवरेज क्लास के यूट्यूब पे मुझे लगता है 50-60 व्यूज तो आ ही रहे हैं। और मतलब घंटों के हिसाब से भी ऐसा लगता है मेरे अपने हुए कि शायद 40-50 45-50 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। सर मैंने भी पिछले 2 क्लास यूट्यूब से लिया है। 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में 4 घंटे क्लास ली। चलें सर आगे आते हैं। अब मेरा बच्चा असल में पता है यूट्यूब की सबसे अच्छी बात क्या है? चलो बताओ यूट्यूब की सबसे अच्छी बात क्या है? सर नहीं, यूट्यूब में और अपने सबसे अच्छी बात ये है कि यूट्यूब में जो ये जो वीडियो बनती है ना, ये 1 सवा GB की बन जाती है। इसको आप किसी और पोर्टल पे अपलोड करेंगे ना, बहुत टाइम लगता है। यूट्यूब में 15-20 मिनट में अगर नेट सही ना तो ये अपलोड हो जाती है। सबसे अच्छी बात यूट्यूब की ये होती है। चले मेरा बच्चा बड़े गौर से सुनना। सर चलो इससे पहले मैं इसके ऊपर एक छोटी सी चीज और मैं 2 मिनट लेके आपको डिस्कस कर दूं। बहुत सारे बच्चे के मुझे मतलब कल से 3-4 बच्चों का एक मैसेज आया, और कुछ क्लास में भी हैं और कुछ जो है अभी क्लासेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर उनका मैसेज ये आया कि सर हमारा जो है ना फर्म में फाइनेंशियल सेक्टर हो गया और हम वहाँ पे जाना। देखो मेरा बच्चा, ये जिसको बोलते थे लग्जरी हमारे टाइम पे था कि मुझे याद है मेरा फर्ग्यूसन का इंटरव्यू था और पार्टनर का सेकंड इंटरव्यू था। सलमान हुसैन साहब जो होते हैं वो फर्ग्यूसन के पार्टनर है सेक्शन सी के, उन्होंने मुझसे एंड में पूछा, सेकंड इंटरव्यू था, उन्होंने कहा बेटा कोई सवाल है आपका? मैंने कहा जी सर सवाल है। मैंने कहा सर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, ये पूरा अंग्रेजी में बात हो रही थी सही है, सर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं जाना तो वुड यू कंसिडर दैट? उन्होंने कहा तुम्हें किस में नहीं जाना? मैंने कहा सर मुझे सेक्शन सी में नहीं जाना जो फर्ग्यूसन में बैंकिंग सेक्शन था। सही है। मैंने कहा सर मुझे बैंकिंग सेक्शन में नहीं जाना। मतलब क्यों नहीं जाना? मैंने कहा सर मैंने देखा है
कि एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मेन सबसे अपने सर जो वहां पर जाता है तो फिर उसकी जॉब भी वहीं पे हो जाती है, वो सेक्शन स्पेशलिस्ट बन जाता है, उसकी बाकी जगहों पे जॉब आने के चांसेस कम होते हैं। फिर जो तुमने रिलीजियस वाली बात की तो इसके ऊपर मैं आऊंगा और ये कहूंगा कि भाई आजकल तो हर कंपनी बैंक बोर्डिंग पे चल रही है। मैंने कहा आपकी बात सही है सर, हर कंपनी बैंक बोर्डिंग पे चल रही है, लेकिन सर उनका प्राइम बिजनेस कोई और है। बैंक तो कमाता है सर यूजुअली उसकी 70-60% तो इनकम है ही सूदी। मैंने कहा सर उनका प्राइम बिजनेस में उनका शायद 10-20% जो है लोन का इम्पैक्ट है वो भी वो पे कर रहे हैं, उनकी मेजर इनकम जो है हलाल है। फिर भी लेकिन मैंने कहा यार मैं ये बातें तो कर रहा था, आप सोचें पार्टनर इंटरव्यू, सलमान हुसैन साहब बैठे हैं मेरे सामने, सही है, मोस्ट सीनियर पार्टनर, बहुत अच्छा काबिल आदमी है। तो फिर मैंने कहा सर लेकिन फिर भी हो सकता है सर कि अभी मेरा ये व्यू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगा ना कि यार ये आउट हो रहे हैं अभी, लेकिन हो सकता है सर शायद मेरा व्यू चेंज हो जाए, बट एट द मोमेंट मेरा ये व्यू और मैं सेक्शन सी में जाना नहीं चाहता। तब उन्होंने कहा था कि टेंशन ना लो मैं तुम्हें अपने साथ काम नहीं करवाऊंगा, सही है सर। और फिर मुझे सेक्शन बी मिला था फर्ग्यूसन में। लेकिन सर अब क्योंकि आपको हमारे टाइम पे ईमानदारी की बात है, लोग भले कहीं ना कहीं सर हमारे जूं जूं जिंदगी आगे बढ़ रही है तो सीए के बच्चों की लाइफ भी थोड़ी सी, चाहे कोई भी फर्म हो सर, उस टाइम पे फर्म अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए ना तो बिग फोर आपके लिए बहुत आसान होती थी, सच बता रहा हूँ। मतलब बिग फोर बहुत आसान होती थी, मतलब इतनी आसान थी कि मैं इतना चौड़े में था कि मैं डायरेक्ट इंटरव्यू देने ही नहीं गया, ना मैंने अप्लाई किया, सही है। मैंने फर्ग्यूसन में, केपीएमजी में, ईवाई में अप्लाई किया। ईवाई में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, मतलब पार्टनर इंटरव्यू तक नहीं गया, एचआर इंटरव्यू, पहला टेस्ट हुआ वो पास किया, एचआर इंटरव्यू पास किया, फिर मैं रिजेक्ट हो गया। केपीएमजी फर्ग्यूसन दोनों में हो गया था। लेकिन सर अब हालात ऐसे नहीं है, अब आपको फर्म इतनी लिबर्टी बर्दाश्त नहीं करती, आपको दे के चल भाई तो अपने हिसाब से बोल। तो सर अब अगर आपका हो जाए फाइनेंशियल सेक्शन में और आपको नहीं जाना हो, सर सबसे पहले इनिशियली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक साल के बाद आप जब 6 महीने 1 साल किसी सेक्शन में हो जाए ना तो आपकी इतनी अच्छी बात फर्म में हो जाती है कि आप किसी एक सीनियर मैनेजर से इतनी दोस्ती कर लेंगे, उसको अपने पहले काम से इम्प्रेस करें, फिर उसको बोले कि सर मुझे यहाँ से जाना है, तो वो इंशाल्लाह आपका ट्रांसफर करा सकता है। सही है सर, सही है सर। नहीं सर अगर वो थोड़ा आपको समझता है ना कि बंदा वो बंद के यार काम में बहुत अच्छा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है इसको यहाँ पे, तो फिर वो दोस्ती अच्छी होगी तो आपका ये काम हो सकता है, सही है। और सर फिर भी नहीं होता ना तो देखें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, आपका दिमाग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि मैं जितना बच सकता हूँ बचो। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे और माशाल्लाह आज वो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल्स फाइनेंशियल में की। तो फिर होता यही था कि सर वो वहाँ पर जब जाते थे क्लाइंट पे तो क्लाइंट खाने के जो रीइंबर्समेंट करता था, पैसे देता था, वो क्लाइंट का खाना नहीं खाते थे, वो वहाँ पे पानी वगैरह भी अवॉइड करते थे, सही है सर। तो वो ये जो है सिस्टम चलता था। लेकिन सर पॉइंट वही है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी क्या है, मजबूरी है। तो अब आपको कोशिश करें, 1-1.5 साल बाद निकल सकते हैं निकलें। लेकिन सर इस बेस पे मेरी एडवाइस नहीं है कि अगर आपका फाइनेंशियल सेक्शन में हो रहा है आप फर्म की अपॉर्चुनिटी छोड़ें, अगर आपके पास कहीं और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है फर्म, सही है, उस लेवल की फर्म की। तो भाई ये चीजें हैं। चले सर, तो अब मैं आता हूं ऑप्शन वारंट और अदर सिमिलर आइटम्स की क्या ट्रीटमेंट, न्यूमरेटर इंपैक्ट इनका मतलब नो इंपैक्ट। सर ये आपने नो इंपैक्ट क्यों लिखा है? सर नो इंपैक्ट जो है इसलिए लिखा है मेरा चंदा, नो इंपैक्ट मैंने जो है इसलिए लिखा है कि सर जो है नो इंपैक्ट का मतलब है कि भाई देखो ना ऑप्शंस, इंपैक्ट कब होता है, इंपैक्ट यूजुअली तब होता है कि सर जब आपके पास जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल थे, जैसे कि कन्वर्टेबल लोन था, उस केस में आपको उनको अभी कोई अमाउंट देना पड़ रहा होता है। जैसे कि इररिडीमेबल शेयर्स को अभी हमें डिविडेंड देना पड़ रहा होता था, कन्वर्टेबल लोन था उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। सर ये जो ऑप्शंस वाले होते हैं इनको अभी कोई अमाउंट थोड़ी देना होता, ये तो हमने ऑप्शन दिया हुआ होता है, एम्प्लॉय से खुश होकर कि भाई तेरे पास ऑप्शन है कि तू हमसे मार्केट से कम वैल्यू पे शेयर खरीद सकता है। तो सर ऑप्शन के केस में कोई अभी हम इजाफी एम्प्लॉय को अमाउंट नहीं दे रहे होते, तो ऑप्शन के केस में न्यूमरेटर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सर डिनोमिनेटर में मैंने कहा ऐड फ्री शेयर्स इन वेटेड एवरेज शेयर्स। फ्री शेयर्स क्या होते हैं? ऑप्शन के अंदर जो आपको फ्री शेयर मिलने वाले हैं, आईएएस कहता है कि डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन के जो सवाल से यूं समझो कि जैसे कि वो आपको साल के शुरू से मिल गए हैं। हमने कहा
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर ऑप्शन माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस। सर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने पिज्जा वाली कैलकुलेशन में अपने दिमाग में अप्लाई कर लिया, ये बिल्कुल ये सेम फॉर्मूला है। और सर ये जो वेस्टेड और नॉन वेस्टेड है इसमें तो यहाँ पे एक फ्यूचर एक्सपेंस भी आ गया। सर ये नॉन वेस्टेड ऑप्शंस क्या होते हैं इसके ऊपर मैं आऊंगा थोड़ी देर में। क्या यहां तक आप सब क्लियर है? तो लिखेंगे सीसी। बताता हूं थोड़ी देर में सर। चलिए सर अब सुनिएगा। अब देखो दिमाग मेरा इंशाल्लाह कोशिश है दिमाग चल रहा हूं नंबर 1 नंबर 2 एक और मेरी इंशाल्लाह कोशिश है मेरा बच्चा वो ये है कि आप हजरात को अभी शुरू में मैंने आईएएस नहीं खुलवाया बट हम इंशाल्लाह मुझे इस वक्त लगता है कि थोड़ा सा इस चीज की मार्केट में कमी है, मार्केट में कमी है इस चीज की कि सर बच्चों को एफएफआर आईएफआरएस से नहीं पढ़ाया जा रहा। मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि आप लोगों को आईएफआरएस से ही पढ़ाऊंगा। रीजन बीइंग क्या है सर? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यार हम आईएफआरएस खोलते हैं। हमें हमारे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, उनका नाम था सर काजिम अब्बास साहब। वो आईएफआरएस से पढ़ाते थे तो मुझे लगता था, और फिर जो बाद में कुछ बच्चे आए जो कि आईएफआरएस से नहीं पढ़ कर आए तो मुझे लगता था कि यार थोड़ा सा एक गैप हो जाता है। आईएफआरएस की बच्चों को जबान समझनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास टीचर की समरी नहीं होगी, क्या होगा सर? समरी जरूरी है, वो भी देंगे, लेकिन मेन चीज आपको इंशाल्लाह आईएफआरएस से भी चीजें पढ़ाएंगे कि भाई आईएफआरएस क्या कहता है वो पढ़ना आ जाए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं आप लोगों को आईएफआरएस से पढ़ाऊंगा। एक बच्चे का सवाल आया है सर वेस्टेड ऑप्शंस मतलब क्या है? वेस्टेड का मतलब ये है कि ऑप्शंस आप एक्सरसाइज आज कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में ये ऑप्शंस वेस्ट हो गए। वेस्ट का मतलब ये है कोई पाबंदी नहीं है, आप इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप चाहें। आपको आज कूपन मिल गया, देखिए एग्जांपल जो नहीं मैंने पिज्जा वाली एग्जांपल दी थी, यूज समझे। मैंने आपको आज कूपन दे दिया, मैंने कहा अगर तुम चाहो आज ही जाके इस कूपन की मदद से क्या कर सकते हो, इस कूपन की मदद से सस्ते में पिज्जा ले सकते हो। एक मैंने आपको ऑप्शन आज दिया दिसंबर में, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि ऑप्शन तो आपको दिसंबर में मैंने आज कूपन दे दिया है, जनवरी में लेकिन इसकी मदद से आप सस्ते में पिज्जा ले सकते हो 2021 में। तो सर जो पहला वाला केस जिसमें मैं कह रहा हूं मैंने आपको आज ऑप्शन दिया 18 दिसंबर को आज ही आप पिज्जा ले सकते हो, ये वेस्टेड ऑप्शन है। दूसरा मैं जिसमें कह रहा हूं कि आज आपको मैंने कूपन दिया है लेकिन पिज्जा आप लोगे जनवरी में, ये कूपन वैलिड होगा आज वैलिड, तो ये कौन सा ऑप्शन है? नॉन वेस्टेड है। सही है सर, अभी तक के लिए मैंने इतना। अब मेरा आपका दिमाग चलवाना है। सर मुझे एक बात बताएं, कल वाली क्लास अगर आपने देखी है या ली है, कल वाली क्लास में हमने सर कल भी नहीं बल्कि आई थिंक परसों वाली क्लास में शायद नहीं कल, हाँ कल वाली हमने पढ़ा था सर टेस्टिंग, कल वाली टेस्टिंग ऑफ डाइल्यूशन जो हमने पढ़ी थी, टेस्टिंग ऑफ डाइल्यूशन जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी कि भाई किसको पहले डाइल्यूटेड ईपीएस मिलाएं फिर किसको। तो जरा मुझे दिमाग चलाकर बताओ, मुझे दिमाग चलाकर बताओ कि सर ऑप्शंस को डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन के में किस नंबर पर लेके जाएंगे? ऑप्शंस को डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में किस नंबर पर लेके जाएंगे? तुम्हारा दिमाग में ये चीज मौजूद हो कि हम टेस्टिंग ऑफ क्यों करते हैं, रैंकिंग की टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ईपीएस सबसे ज्यादा किस में गिर रही है। सही है सर, तो दिमाग चलाओ। ये नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं न्यूमरेटर पे और इससे डिनोमिनेटर पे इम्पैक्ट है। चले सर माशाल्लाह आवाम जवाब दे रही है और बिल्कुल सही पहुंचे कि सर सबसे पहले ऑप्शन होगा। सही है, तो हमने कहा इसकी रैंकिंग विल बी फर्स्ट इन कंप्यूटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। सर क्यों रैंकिंग क्यों फर्स्ट है? अब सुन ले, क्योंकि सर बाकी जो चीजें थी ना उनकी वजह से न्यूमरेटर भी बढ़ रहा था। चाहे आप प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर्स ले लें, उनकी वजह से भी न्यूमरेटर बढ़ रहा था क्योंकि आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो लोन था इंटरेस्ट को आप ऐड करवा रहे थे। तो सर लेकिन ये ऑप्शंस है, इनकी वजह से न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट है? जीरो इंपैक्ट है। जब न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है और आप डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली ईपीएस गिरेगी। इसीलिए इनकी रैंकिंग क्या होगी सर? ये आएंगे पहले नंबर पे। क्या हम क्लियर हैं? तो लिखें सीसी। सीसी लिखें सर, सीसी। चले मेरा बच्चा लिखते जाए सीसी।
आए सर आगे आते हैं, और हमने कहा अब हम आएंगे सर, बहुत कर ली इसकी बातें, अब हम आएंगे और सर इसका करेंगे सवाल। इसके अब हम आ रहे हैं सर सवाल की तरफ, और सर हम कौन से सवाल पे जाएंगे अभी मैं आपको बताता हूं कौन सा सवाल जाना है हमें इसका। चलें सर क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएं। सर अजान हो रही है, 1 मिनट अजान के लिए रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम शुरू कर दें, जब तक मैं बोर्ड पे डाल दूं। चले सर आए सर पढ़ते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 36, डाइल्यूटेड ईपीएस ऑप्शंस। Following information is provided about a company. Profit attributable to ordinary equity holders of the company for the साल ended 2006. सही है जी। Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year 5 लाख। Average market price of one ordinary share during the year 2006-20। Weighted average number of shares under options during the year 2006 1 लाख, और एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 2006-15। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। सर सुनिएगा, अब बड़े गौर से सुनिएगा। सर क्या सीन है, अब हमने कहा सबसे पहले आपको पास कौन कराएगा, बेसिक ईपीएस। सर ईपीएस के सवाल में आपको पास करा देगा बेसिक ईपीएस, मतलब 30% मार्क्स। उसके छोटे से एग्जाम्पल है, वरना प्रैक्टिकल सवाल में 30% मार्क्स उसके होंगे, उसको इंशाल्लाह बड़े आराम से निकालेंगे तो आप पूरा सवाल। लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुझे टारगेट किसको करना है। चलें सर, तो सबसे पहले हम आए, हमने काम कंप्यूट करेंगे बेसिक ईपीएस। सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे कितना है भैया, 1.2 मिलियन। वेटेड एवरेज शेयर्स भी इससे निकाल करके दे दिए, कितने हैं, 5 लाख। ईपीएस कितनी आई, 2.4 है ना सर। ए डिवाइडेड बाई बी, आपने इसी तरीके से चलना है। सही है सर, ईपीएस आ गई 2.4। चले सर अब हम आएंगे डाइल्यूटेड ईपीएस पे। डाइल्यूटेड ईपीएस पे जब आप आए तो आपने कहा इसके केस में याद रखना कि सर प्रॉफिट के ऊपर तो कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तो वही रहा, कितना भाई, 1.2। हमने कहा सर वेटेड एवरेज शेयर्स के ऊपर जब मैं आया तो मैंने वेटेड एवरेज शेयर्स के ऊपर क्या कहा सर,
अब सबने सुनना है, वर्किंग की मैंने, और वर्किंग में मैंने क्या कहा, वेटेड एवरेज शेयर्स के ऊपर हमने कहा इसकी वर्किंग में सबसे पहले आपको निकाल लेने हैं नंबर ऑफ फ्री शेयर्स। सही है सर। तो नंबर ऑफ फ्री शेयर्स, भाई फॉर्मूला तो आपको याद है, बट फॉर्मूला सिर्फ सर मैंने एक बना दिया, आईएएस में फॉर्मूला नहीं गिवन। आईएएस ने यही कहा कि भाई ये चेक कर लो कि नॉर्मल प्राइस पे होते तो कितने होते, तो रिमेनिंग आपके पास फ्री है। लेकिन हमने कहा फॉर्मूला हमारे दिमाग में और रजिस्टरों में होना चाहिए, जो आपने उम्मीद है अब तक कॉपी कर लिया होगा। इसने कह दिया ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग ईयर 2006 कितने हैं भाई, 1 लाख। अब अगर हमने कहा एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2006 कितनी है, तो आपने कहा 20 है। तो हमने कहा फ्री शेयर्स हमें निकालने, क्या निकालने, फ्री शेयर्स। फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन कितने थे, 1 लाख। हमने कहा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई, अगर फुल मार्केट वैल्यू पे जाते तो आपके पास जो कैश आता 1 लाख मल्टीप्लाई बाई एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी 15 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ गया 75,000। तो हमने कहा सर इस फैक्टर का आंसर आया 75,000। तो ये 75,000 क्या कह रहा है, 75,000 आंसर ये डिनोट कर रहा है कि ये जो 1 लाख शेयर्स आप इशू करने वाले हैं अंडर ऑप्शन, इनके बदले आप ये समझें कि आपको जो कैश आएगा वो 75,000 का आएगा। तो आप ये अज्यूम करें, अज्यूम का ये भी सही कि आप 75,000 शेयर्स इशू करेंगे सपोज करें फुल मार्केट प्राइस पे, और बाकी 25,000 इशू करेंगे फ्री में। तो हमने कहा फ्री शेयर्स कितने हो गए भाई, 25,000 25,000। आपने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स की कैलकुलेशन में सिंपल सी बात है कि मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो आपने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो गए, बेसिक के हिसाब से थे सर ये 5 लाख, और आपने कह दिया कन्वर्ट होने के बाद कितने बने, हमने कहा फ्री शेयर जब हमने इसमें ऐड कर लिए तो ये हो गए कितने, कितने हो गए भाई 25 और 2 5 25, टोटल हो गए 5,25,000। और ईपीएस कितनी आ गई 2.9 सर, ईपीएस आ गई 2.29। सर गिर रही है ईपीएस, यस सर। इसके केस में याद रखना हमेशा ईपीएस गिरेगी क्योंकि न्यूमरेटर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। क्या मेरा बच्चा आप हमारे साथ हैं, आ गया समझ में? चले सर, कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था, कल शायद पीर मोहम्मद ने सवाल पूछा था, सवाल ये पूछा था, उस सवाल को जरा ड्राफ्ट करता हूं। सही है सर, सवाल ये है, सही है, अभी एज अब्बासी आपके सवाल में भी हम आते हैं। सही है सर, हमने कहा कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था व्हाट इफ, व्हाट इफ, भाई हमने देखा ना, हमने ऑप्शन दिया आपको, हमने आपको ऑप्शन दिया कि आप जो है हमसे शेयर खरीद लीजिएगा 15 रुपए में, और मार्केट प्राइस यूजुअली 15 से ज्यादा ही होती है 20, लेकिन स्टॉक मार्केट हो गई क्रैश और मार्केट प्राइस, व्हाट इफ एवरेज मार्केट प्राइस is less than exercise price। तो हमने कहा सर तो क्या करूंगा, अगर पता ये चला एवरेज मार्केट प्राइस, उसने आपको सवाल में शरारत कर दी कि भाई एक्सरसाइज प्राइस सपोज करो थी कितनी 15, और उसने कह दिया मार्केट प्राइस हो गई थी 12, तो सर अब क्या करूंगा? तो इसका जवाब है कि सर फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे ऑप्शंस को डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन में। क्यों सर? जब हमने कहा एम्प्लॉय को या जिसको भी तुमने ऑप्शन दिए हैं, अगर उसको
मार्केट से 12 रुपए में ऑप्शन में शेयर मिल रहा है तो वो तुम्हारे पास से ऑप्शन एक्सरसाइज करके 15 में क्यों लेगा, है ना सर। तब हमने कहा ये वाला अगर केस होगा तो हमने कहा इसका आंसर ये है, ये कॉपी कर ले, देन वी डू नॉट कंसिडर ऑप्शंस in EPS calculation, in diluted EPS calculation. ठीक है मेरा बच्चा, तो याद रखना अगर मार्केट प्राइस जो है वही आपकी एक्सरसाइज प्राइस से कम हो गई है तो हम कंसिडर, चलिए सर अब आगे आते हैं। सर पीर मोहम्मद का भी एक सवाल है और एजे अब्बासी का भी एक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के ऊपर हम आने ही वाले थे लेकिन सर इन दो बच्चों ने पहले ही पहुंच गए, सही आफरीदी हो गए ये लोग। सही, अब हम सुनते हैं, वैसे ही आज मैच हारेंगे ना सर। चलें, तो हमने कहा सर सुनिएगा, इन दो का सवाल है और सवाल ये है, पहले सवाल समझते हैं इनका सवाल ये है सर ये 25,000 तो आपने दे दिए डायल्यूटेड की, सही है कैलकुलेशन में। सर ये जो 75,000 शेयर्स हैं, ये जो 75,000 शेयर्स हैं जिनको आपने कहा, आप यूं समझे जैसे फुल मार्केट प्राइस पे इशू हो रहे हैं, इनको आपने कंसिडर क्यों नहीं किया। सर याद रखिएगा कि सर आईएएस कहता है कि भाई ये जो आप फुल मार्केट प्राइस पे इशू जा रहे हैं ये ऐसे ही है कि जैसे फ्यूचर में आप कोई शेयर्स जो है इशू करने वाले हो फुल मार्केट प्राइस पे, तो सर वो जो शेयर्स होंगे जो कि फ्यूचर में आप इशू करने वाले हैं फुल मार्केट प्राइस पे, सही है, तो जब एक शेयर फुल मार्केट प्राइस पे हो जाएगा इशू तो शेयर होल्डर्स को कोई मसला अफेक्टिवली आज की डेट पे नहीं होगा। भाई सोचे ना, अब गौर से सुनिएगा। सर कन्वर्टेबल लोन थे, उसमें मैंने बैंक को ऑप्शन दिया था कि तुम्हारे लोन को ऑप्शन दे रहा हूं कन्वर्ट कर दूंगा किस पे, तुम्हारे लोन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा शेयर्स में। वहां पर शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उस पर इशू होगा, क्या वो जो उनको बैंक को कन्वर्जन टर्म्स होंगी वो फेवरेबल होंगी, क्या होंगी, सही है सर। इसी तरीके से पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को भी जो उसको प्रेफरेंस शेयर्स को भी जब मैं कन्वर्ट करता था तो सर वहां पर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू होगा कि भाई इनको टर्म्स पे जिन पे होगा वो फेवरेबल टर्म्स पे होगा। लेकिन सर अगर मैं एक शेयर फ्यूचर में फुल मार्केट प्राइस पर इशू करूंगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग को कोई मसला कोई परेशानी नहीं है, उसके बदले में तो वो कहेगा भाई मुझे आज कैश मिल गया। तो जब वो फ्यूचर में फुल मार्केट प्राइस पे इशू होंगे तो वो फ्यूचर में हम देखेंगे जब वो हो जाएंगे, क्योंकि उनके बदले कैश आएगा, जब कैश आएगा तो उनका कैश कंपनी के बिजनेस में भी हेल्प करेगा। उसको मसला ये है, उसको बुरी पिक्चर दिखानी है तो उसको ये बताना है कि भाई एस्टिमेटेड फ्यूचर में इतने शेयर्स फ्री फोकट में इशू करेंगे इसीलिए हम इन्हीं को ऐड करेंगे, बाकी जो 75,000 है उनके बदले में कैश आ जाएगा। जब वो कहेगा उसको अगर उनके बदले में कैश आ जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में हम उसी को लेंगे जो कि यूजुअली फेवरेबल कंडीशंस, सही है, में कन्वर्ट हो रहे होंगे। फेवरेबल कंडीशन किसके लिए, कंपनी के लिए नहीं सर, जो फ्यूचर शेयर होल्डर्स है पोटेंशियल ऑर्डिनरी उनके लिए। तो इसीलिए सर ये शेयर्स फुल मार्केट प्राइस में इशू होंगे, वो कहेगा यार मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इनसे तो तुम पैसे ले रहे हो ना सर। तो इसलिए हमने कहा हम ये रहेंगे जी सर, उससे ईपीएस पे इंपैक्ट नहीं आएगा एज सच, क्योंकि भाई वो फुल मार्केट प्राइस शेयर है। खराब जिनसे होगा वो ये फ्री फोकट वाले हैं, इसीलिए हम इनको कंसिडर करेंगे। क्या हम क्लियर हैं? चलिए मेरा बच्चा क्लियर है तो भाई देखो सीसी, सब लिखे हैं जिन्होंने सवाल पूछा था खास तौर पे वो। सर आपका लिखना मेरा पढ़ना, इसी तरीके से क्लास का आगे बढ़ना। कन्वर्टेबल यूजुअली मार्केट प्राइस पे नहीं होते अम्मार। कन्वर्टेबल पीर मोहम्मद रामील,
क्या आप लोग क्लियर हैं? आप दोनों का ये सवाल था नहीं? एजे अब्बासी, पीर मोहम्मद, सही है? नहीं सर, कन्वर्टेबल लोन, इसका अब्बासी का सवाल है कि सर अगर जब कन्वर्टेबल लोन कन्वर्ट होते हैं तो क्या उनकी कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे होती है? नहीं सर, यूजुअली कन्वर्टेबल लोन का एक डिसाइडेड होता है कि आपको इस रेट पे कन्वर्ट कर देंगे। मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना हो तो उनको कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती ना, तो उनकी डिसाइडेड होता है कि इस रेट पे आपको कन्वर्ट करेंगे, तो वो यूजुअली जो रेट होता है उसमें उनको फायदा ही हो रहा होता है। चलिए सर, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं हम 15 मिनट का, और नमाज के ब्रेक के बाद इस कहानी को मजीद आगे लेकर जाएंगे। नमाज का ब्रेक है 15 मिनट का जी, मोस्टली फेवरेबल टर्म्स, ठीक है? चलिए, नमाज का ब्रेक है। वेटेड एवरेज जो अंडर ऑप्शन है उसको डिवाइड कर दो। चलिए मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों ने खुद करना है नमाज के ब्रेक के बाद। भाई हमने अभी यही किया है, मतलब इसी के सवाल को पढ़ा है और अब आप लोग नमाज के ब्रेक के बाद ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं। इसको आंसर बोर्ड पे देखते हैं। हमने कहा 30 मिलियन आपका प्रॉफिट था, वेटेड एवरेज शेयर 60 मिलियन थे, तो आपने कहा सर जिंदगी गुलजार है। क्यों सर, क्यों गुलजार है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल 30 मिलियन, वेटेड एवरेज शेयर 60 मिलियन, तो बेसिक ईपीएस कितनी आ गई भाई? 0.5। ऐसा ही है सर? यस सर, बिल्कुल ऐसा है। चले सर, फिर हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स की कैलकुलेशन पे, डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन पे आते हैं। हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल इस केस में कितना था? यही था सर, 30 मिलियन। सर क्यों 30? हमने देखा इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता अर्निंग्स पे, ठीक है सर। वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे भाई? वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे? 60 प्लस, हमने कहा सर वेटेड एवरेज शेयर्स थे 60, तो हमने कहा नॉर्मल थे, फ्री शेयर्स कंप्यूट करने पड़ेंगे, फ्री शेयर्स कंप्यूट करने पड़ेंगे। भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे अंडर ऑप्शन? सिर्फ 5 मिलियन। 5 मिलियन। कितने थे? 5 मिलियन। इसने क्या कहा भाई, फ्री शेयर्स अगर कंप्यूट करने हैं तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ना भी हो तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कितने शेयर है, जिसको आप यूं निकाल सकते हैं। तो हमने कहा 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 21। हमने कहा एक्सरसाइज प्राइस जिनकी वैल्यू 30 थी, मार्केट वैल्यू आपको 21 में मिल रहे थे, डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास आ गए भैया फ्री शेयर्स कितने हैं? 1.75 मिलियन। तो 1750000। तो हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर हो जाएंगे 17.5 मिलियन। क्या हो गया? 5 मिलियन तो टोटल हमने फ्री कितना? अच्छा माइनस करने में आए सर, हमने कहा 1.5 मिलियन आ रहा है। 1.5 आ रहा है। जी सर, इस रेशियो से करेगा ना? हाँ जी 1.5 1.5 मिलियन। चलिए सर, तो हमने कहा बेसिक के लिए वेटेड एवरेज शेयर्स थे हमारे पास 60 मिलियन, और फ्री शेयर्स आ गए 1.5 मिलियन, टोटल हो गए 61.5 मिलियन। ऐसा ही है सर? तो हमने कहा 30 डिवाइडेड बाय 61.5 मिलियन, ईपीएस कितनी आ गई? 0.49 डाइल्यूटेड वाली ईपीएस आ गई। क्या हम क्लियर हैं? क्या हम क्लियर हैं? तो भाई लिखोगे सीसी यार, सीसी लिख दिया करो, टीचर को पता तो चले। क्या आप क्लियर हैं? लिखिए भाई, सीसी लिखें सब अगर क्लियर है तो। चलिए सर, अगर ये आपने लिख लिया तो आए सर आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ कि सर
आप कर रहे हैं बिजनेस। यहां तक आप सब क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल क्लियर होंगे। सही है सर? सर आप कर रहे हैं बिजनेस, और सर क्या बिजनेस में ये जरूरी है आप कर रहे हैं और आपके साथ आपका एक पार्टनर है? आपने माशाल्लाह कर लिया सीए क्वालिफाई, और आपको याद होगा वो दिन, याद करें जब आप सीए क्वालिफाई करने के लिए इंस्टीट्यूट गए थे। सही है? पहली दफा सीए में एडमिशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट गए थे, तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट में अगर एक खिलाड़ी होगा उसने आपको 15 मिनट में क्वालिफाई करवा दिया होगा। 15 मिनट में क्वालिफाई, एफसी के बाद कैफ के बाद सीफेप के बाद एमएस टक करके आप क्वालिफाई हो गए थे। ऐसा ही था सर? बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना सर? वो जमाना वो आपको घेरने के लिए कहा गया था। सही है सर? तो लेकिन सही है सर, है ना सर? और सर एक बच्चा कहता है जॉब भी मिल गई थी। वाह! हाँ सर, जॉब भी मिल जाती है, कुछ केसेस में तो शादी भी हो जाती है भाई। सही है? उसी 15 मिनट में आप ख्वाबों में खो जाते हैं, और यही मार्केटर का काम होता है कि आपको ख्वाबों में खो दिया। अब सर आप सपोज करें इंशाल्लाह सब कुछ वैसा ही होगा, आप क्वालिफाई हुए, अब आपने जो है क्वालिफाई होते के साथ ही आपको जॉब भी मिल गया, अब आपके पास पैसा ही पैसा इंशाल्लाह। फिर हुआ ये कि अब आप जो है, आपने सोचा यार कब तक ही मैं जॉब करूंगा, दूसरों की गुलामी करूंगा। आपने कहा अपना कुछ करते हैं। अब आपके पास पैसा है, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी करता है सर, पैसा है, लेकिन आपने कहा जॉब फौरन नहीं छोड़ सकता यार, मैं बिजनेस एस्टेब्लिश मुझे करना है। तो आप क्या करेंगे? जो सेविंग होगी आपने उसको लगाई। अब आपने कहा मुझे एक पार्टनर चाहिए। एक बंदा आपकी नजर में था, जो कि आपने कहा कि यार ये बंदा मेरी नजर में है, और उस बंदे के पास इस वक्त एक तो काबिल है, दूसरा उसके पास इस वक्त वो चीजें जो मेरे पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं समय, टाइम, है ना सर? जिसको हम कहते हैं टाइम। उस बंदे को आपने कहा कि भाई तू मेरे साथ जो है ना पार्टनरशिप कर, पैसा मेरा, मेहनत तेरी, बिजनेस करते हैं। पैसा मेरा होगा, आइडियाज भी मैं तुझे दूंगा, तेरे भी आइडियाज होंगे, बिजनेस करते हैं। उसने कहा भाई मैं तो कंगाल हूं। आपने कहा कोई मसला नहीं, पैसा मैं लगाऊंगा और बिजनेस। अब मुझे बताओ, पार्टनर हो सकता है ना कि जिसकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो लेकिन वो मेहनत कर रहा हो? ऐसा है कि नहीं है? हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? यस सर, बिल्कुल हो सकता है कि पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो पार्टनर है। तो सर अगर ये वाला केस होता है तो हमने यहां से ये चीज सीखी कि यार जरूरी नहीं है कि अगर आपको पार्टनरशिप चाहिए हो तो आप पैसा ही लगाएं, आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। क्लियर है सर ये चीज? चले सर, तो अब आएंगे, अब जो हमारा अगला सवाल है ना वो उसी से रिलेटेड है। सर क्या मतलब? सवाल के ऊपर आंसर दूंगा सर, एक चीज याद रखिएगा। वैसे इंशाल्लाह दीन दुनिया कोर्स जो एक हमारा चल रहा था वो फिर लॉकडाउन में रुक गया, लेकिन उसकी अब मैं सोच रहा हूँ क्लासेस संडे की सुबह को शुरू करूँ, तो जो सीए फाइनल वाली आवाम है इंशाल्लाह उसको भी जो है उसमें मौका मिले, पार्टिसिपेट करें। मुफ्ती साहब को मैंने लिया हुआ है, फिर इंशाल्लाह अमेजन वाले जो हजरात हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, बट वो कह रहे हैं हाँ अमेजन जो है, मतलब जो ई कॉमर्स, आपने सुना होगा ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली साहब, जो एक पेज चलता है, वो लोग उनका जो कराची ऑफ सही ना, तो ये तो हमने कहा सर वो पीछे पड़े हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर से मेरा इरादा संडे से सिलसिला शुरू करूंगा। कैफ वाले बच्चे हैं ही, तुम भी जो है थोड़े बड़े हो गए, लेकिन तुम भी कल तक तो कैफ में ही थे, तुम लोग भी इसमें आ जाओगे इंशाल्लाह। तो सर इस्लामिक पॉइंट आपको पता है क्या है? इस्लाम का एक उसूल है, पता है क्या? इस्लाम का उसूल है, अगर दो पार्टनर है, एक पार्टनर का कैपिटल है और दूसरे का मेहनत है, तो प्रॉफिट शेयरिंग तो दोनों में होगी, लॉस शेयरिंग जो है सिर्फ जिसका कैपिटल है वो करेगा। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रूल होता है, जिसको हम इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे मुदारबा वगैरह में, कि प्रॉफिट शेयरिंग दोनों में होती है, लेकिन अगर लॉस हो जाता है ना, वो लॉस सिर्फ और सिर्फ जो है जिसका कैपिटल होगा उसको बियर करना है, मेहनत वाले को लॉस बियर नहीं करना। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि उसकी काम था मेहनत करना, उसने मेहनत की फिर भी लॉस हो गया तो उसकी मेहनत जाया गई, उसने अपने हिस्से का लॉस बियर कर दिया। आपका पैसा था, अब आपको जो है लॉस बियर करना है सर। तो ये है, लेकिन चले सर अब मैंने आपको एक काम कहा था, वो काम ये था, काम का एग्जांपल दी थी, नॉन वेस्टेड ऑप्शंस। सर सुनिएगा, नॉन वेस्टेड ऑप्शंस क्या होते हैं? नॉन वेस्टेड ऑप्शंस ये होते हैं कि आज चाहे आपने वो ऑप्शन एम्प्लॉइज को दी हुई, किसी को वो आज एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसको
फ्यूचर की किसी पर्टिकुलर डेट तक इंतजार करना पड़ेगा ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। IFRS 2 में इंशाल्लाह इनके ऊपर मजीद डिटेल है कि क्या शेयर बेस्ड पेमेंट्स होती हैं, क्या इंतजार करना होता है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और कॉन्सेप्ट ये है कि सर आपने एम्प्लॉइज को, आपके पास टिकते नहीं थे, आपने उनको आश्रय के लिए आपने कहा एम्प्लॉइज आज मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, और वो ऑप्शन तुम आज एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आज तुम उनके बदले जो है शेयर्स मुझसे नहीं ले सकते हो सस्ते में, 4 साल के बाद ले सकते हो। 4 साल अगर तुमने कंपनी में गुजार दिए, उसके बाद जो है तुम उन शेयर्स को खरीद सकते हो सस्ते में, आज नहीं कर सकते। तो सर इसको हम कहते हैं नॉन वेस्टेड ऑप्शंस। सही है सर। इसके केस में IAS कहता है कि यार वो जो एम्प्लॉय 4 साल के बाद इस काबिल होगा कि वो आपका ऑप्शन एक्सरसाइज कर सके, तो इसका मतलब है कि वो जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उसके लिए लाजमी है कि वो ये 4 साल आपको सर्विसेज भी दे, अपने 4 साल ये आपको सर्विसेज भी दे। तो फिर कहा ये गया कि भाई इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉय जो है, जो शेयर्स आपसे खरीदेगा, तो एक तो वो आपको एक्सरसाइज प्राइस पे करेगा कैश की टर्म में, दूसरा वो अपनी सर्विसेज से भी आपको पे कर रहा है 4 साल तक। तो जब डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन में आओगे तो उसका कैश फैक्टर भी कंसीडर करोगे, और वो जो 4 साल तक आपको सर्विसेज दे रहा है उनको भी मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके कंसीडर करोगे फ्री शेयर्स निकालने के लिए। इसीलिए अगर आपको याद हो जो मैंने चार्ट बनवाया था उसके अंदर जो मैंने अभी नॉन वेस्टेड लिखा था, उसके आगे आप देखें मैंने लिखा था नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस प्लस फ्यूचर एक्सपेंस। सही है सर। तो आए सर, अब इस सवाल को जब हम देखेंगे तो समझेंगे कहना क्या चाह रहे हैं हम। आए सर, क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने मौजूद है। कंपनी के had total earnings during year 5 of rupees 30 million, ठीक है। It has 6 million ordinary shares in issue. There are unvested employee share options on 5 lakh shares which can be exercised at a future date at an exercise price of rupees 210 per share. सर 30 मिलियन शेयर्स हैं, मतलब अर्निंग्स हैं 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और अनवेस्टेड एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस हैं 5 लाख शेयर्स के, जो कि कहीं फ्यूचर में वो एक्सरसाइज करेंगे। कब करेंगे वो हमें नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है। एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज 210 पर शेयर, ठीक है जी। द फ्यूचर एक्सपेंस दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिकॉग्नाइज in respect of these options up to the vesting date is 15 मिलियन। मतलब फ्यूचर में जिनको ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको 15 मिलियन तक की सर्विसेज भी देंगे, ठीक है जी। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन कंपनी जेनी के है, कंपनी के ड्यूरिंग ईयर 5 वॉज 300। कैलकुलेट करनी है आपने बेसिक और डाइल्यूटेड EPS। सही है सर। चलें सर, अब आए इसको बोर्ड पे करेंगे सॉल्व, 7 सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबकी तवज्जो बोर्ड पे, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। सर सवाल को मैं चाहूंगा एक मर्तबा आप लोग खुद से पढ़ लें फिर से कि हो क्या रहा है। सर मार्केट प्राइस, पीर मोहम्मद का सवाल है सर, जो मार्केट प्राइस लेते हैं कब लेते हैं? सर ये आइडियली हम पूरे साल की एवरेज प्राइस लेते हैं, क्योंकि डाइल्यूटेड EPS हम साल के एंड में ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं PNL बनने के बाद। तो पूरे साल की एवरेज प्राइस, सर ये एवरेज प्राइस कहां से मिलती है? स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से। सर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें स्टॉक मार्केट के शेयर्स का डेटा फौरन दे दे? है कोई ऐसी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन जो हमें शेयर्स की डेटा फौरन दे दे। सर है कोई ऐसी एप्लीकेशन? इन्वेस्टिफाई। सर हमने कहा PSX की भी है, लेकिन PSX से अच्छी एप्लीकेशन है मेरा बच्चा, जिसको हम प्यार से कहते हैं इन्वेस्टिफाई।
आपको सर मैं एक मिनट स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इन्वेस्टिफाई एप्लीकेशन। सर ये चीजें भी जरूरी है ना, PSX डेटा पोर्टल अपनी जगह है, बट भाई ये चीजें जरूरी हैं। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ना ये एप्लीकेशन, बट खैर इतना वो हुआ है कि ये आपको शायद नजर नहीं आएगी। ये एप्लीकेशन इस तरीके से चलती है सर, दिखती है, बहुत ज़्यादा वो हुआ है। इन्वेस्टिफाई ऐप पे आप जाएंगे, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है कि कंपनी की जो है 52 वीक्स प्राइस हाई क्या थी, लो क्या थी, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था, बुक वैल्यू क्या चल रही है। चले सर, तो सर तो ये बहुत अच्छी ऐप है, ये मोबाइल में, एक फाइनेंस के बच्चे के मोबाइल में तो जरूर होनी चाहिए सर। सही है, ताकि चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें ना करें, आपको शेयर प्राइस कभी होता है ना फौरन से किसी चीज की पूछी होती है, जब टक करके आप फौरन से आपके दिमाग में हो जाए कि यार शेयर प्राइस इतनी चल रही है। चलें सर, तो अब हमने कहा सवाल को आप लोग एक दफा खुद पढ़ें, और एक चीजें ने सर आंसर भी बता रहे हैं। चलें सर, अब हम आते हैं, और हमने कहा कंपनी के टोटली सवाल आप सबने पढ़ लिया है। हमने कहा जिंदगी गुलजार बनाते हैं, बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं। आप लोग सवाल पढ़े, मैं बेसिक ईपीएस निकालता हूं। चले सर, सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, सवाल का खाका दिमाग में बना लिया। हमने कहा सही है, वेबसाइट का नाम नहीं बताया, काशिफ उस्मानी एप्लीकेशन है इन्वेस्टिफाई, सही है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, सही है, या ऐप स्टोर पे इन्वेस्टिफाई ऐप है। चले सर, तो हमने कहा बेसिक ईपीएस पास कराएगा, कुछ भी इसमें सच मुश्किल नहीं होता। एट्रीब्यूटेबल 3, वेटेड एवरेज 5। अब हमने कहा आते हैं डायल्यूटेड ईपीएस, और इसमें और पिछले सवालों में फर्क ये था कि सर पिछले सवालों में जो ऑप्शंस थे वेस्टेड थे, एम्प्लॉय जब चाहे उनको एक्सरसाइज कर रहा था, यहाँ पे वेस्टेड नहीं अनवेस्टेड है, फ्यूचर में कर सकता है, फ्यूचर में कर सकता है। तो अगर ऑप्शंस को वो आज एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फ्यूचर में कर सकता है, तो हमने कहा फ्यूचर में, इसका मतलब है कि आपने उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी कि तुम फ्यूचर में एक्सरसाइज करोगे, तो फ्यूचर में वो बेचारा जब आपको 3-4 साल की सर्विसेज और देगा तब उसको ये हक मिलेगा, तो वो अपनी सर्विसेज भी आपको दे रहा है, उन सर्विसेज को भी काउंट करो। तो हमने कहा है सर, वर्किंग पे आते हैं। शेयर्स कितने थे भैया, फ्री शेयर्स कितने मिलने वाले थे ऑप्शन के अंदर, 5 लाख शेयर्स थे, एक्सरसाइज प्राइस थी 210। तो हमने कहा वर्किंग 5 लाख माइनस, फॉर्मूला देखना आपके पास रजिस्टर में लिखा हुआ है, माइनस 5 लाख इंटू 210, इतने का तो वो आपको कैश की मद में पे करेगा, सही है। और फिर इसने कहा भाई वो तुम्हें कुछ सर्विसेज भी आज दे रहा है, क्योंकि अगर किसी को तुम्हारा पार्टनर बनना है तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें कैश ही दे, वो तुम्हें सर्विसेज भी दे सकता है। बिल्कुल सही है सर, अगर वो मुझे सर्विसेज भी दे सकता है, तो हमने कहा प्लस 15 मिलियन का उसने कहा वो आपको सर्विसेज देंगे, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितनी है भाई 300, तो आपके पास फ्री के शेयर्स कितने आ गए 1,45,000, 145,000। तो हमने कहा नॉर्मल शेयर्स है आपके पास 6 मिलियन, और फ्री शेयर्स कितने आ गए, फोकट के शेयर्स कितने आ गए 1,45,000। तो भैया टोटल शेयर कितने हो गए 6145,000। तो सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल 30 मिलियन ही रहा, वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो गए 6145,000। एक बच्चा कह रहा है सर 1 लाख है फ्री शेयर्स, फ्री शेयर्स 1,45,000, 1 लाख सर। तो हमने कहा इस तरीके से जो फ्री शेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 लाख। अवाम मशीन पे हाथ सही चलाएं, सही है सर। 5 लाख इंटू 210 प्लस 15 मिलियन डिवाइडेड बाई 300, तूने कहीं 15 1.5 का नहीं ले लिया भाई, 6.1 मिलियन थे, ईपीएस कितनी आ गई
ईपीएस कितनी आ गई? सर 4.92 4.92। ठीक है जी, क्लियर है, गलती पता चली? चले सर, सर याद रखिएगा, याद रखिएगा, मशीन पे आपका हाथ वैसे ही बहुत तेज होना चाहिए, और फर्म में तो मशीन पे हाथ हद से ज्यादा तेज हो। फर्म में बताओ सबसे पहला काम क्या करोगे तुम लोग? अभी फर्म में जो जाओगे तो पहला काम क्या करोगे? मैंने बताया था। सर वो नहीं नहीं, अबे एक्सपेंसेस वगैरह पे तो बात पे, देखिए डिनर करेंगे मुफ्ता पहले। सर वो तो तुम लोग करोगे ही, फर्म में इतना बाहर का खाओगे कि जिंदगी में तुमको अम्मी के हाथ का खाना याद आएगा, तुम्हें अम्मी के हाथ का खाना याद आएगा। सही है सर। लेकिन सर फर्म में जो आप पहला काम करेंगे, वो पहला काम आप ये करेंगे कि आप जो है मुफ्ते के शेयर वो करेंगे, पहले उसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, जरा बोर्ड मास गलत लगा रहे हैं सर। कास्टिंग करेंगे आप, सबसे पहला काम करेंगे कास्टिंग। और सर कास्टिंग का जो एरर है ना, वो हराम समझा जाता है। क्या मतलब? सर अगर कास्टिंग का अगर आपने एरर कर दिया ना, तो हमारे जमाने में तो समझे उसकी सजा नेक्स्ट टू मौत थी, नेक्स्ट टू मौत थी। एक मजेदार वाक्य बताता हूँ कि मेरी बचत कैसे हो गई। मेरी बचत ऐसे हुई, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ। सर एक क्लाइंट पे था, नाम नहीं लूंगा, और अगर आपके सीनियर ऐसे हो ना कि जो कि आपको खुद गलती करके आपको पकड़वा दे, तो आप बहुत बुरी चीज हो जाती है। क्या मतलब सर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सर मैं क्लाइंट पे था, और उस क्लाइंट पे ना जब आप इंशाल्लाह बनाएंगे ना हाफ ईयरली अकाउंट्स, तो हाफ ईयरली अकाउंट्स में क्या होता है, पीएनएल के 4 कॉलम बनते हैं। सही है, हाफ ईयरली अकाउंट्स में पीएनएल के, सही है, वो बनता ही हुए कि 6 मंथ्स करंट ईयर, 6 मंथ्स प्रीवियस ईयर, सेकंड क्वार्टर। क्योंकि भाई जो छठा 6 महीने खत्म हो रहे हैं, तो आपने कहा वो जो 6 महीने खत्म हो रहे हैं उसमें 2 क्वार्टर है, पहला क्वार्टर भी और दूसरा क्वार्टर भी, तो सेकंड क्वार्टर के भी हम अलग से अकाउंट्स बताते हैं। सेकंड क्वार्टर करंट ईयर, सेकंड क्वार्टर। तो अगर आप किसी भी कंपनी के 6 महीने के अकाउंट्स, इंटरिम अकाउंट्स जो होते हैं ना, उनको उठाएंगे तो आपको ये नजर आएगा। अच्छा सर ये फिगर्स तो सिंपल होती है, ये जो सेकंड क्वार्टर की फिगर आती है ना, ये ऐसे आती है, हम 6 मंथ्स की फिगर हमारे पास ऑडिट की होती है, हम वो लेते हैं, और जो फर्स्ट क्वार्टर होता है ना, उसके अकाउंट्स कंपनी ने बनाए हुए भी होते हैं, लिस्टेड कंपनी पब्लिश भी करती है, तो हम फर्स्ट क्वार्टर की फिगर्स वहां से उठाते हैं। 6 महीने की फिगर्स ये फर्स्ट क्वार्टर की फिगर्स कंपनी के अकाउंट्स, और आपके पास सेकंड क्वार्टर की फिगर आ जाती है बैलेंसिंग फिगर। सही है सर। अब एक कंपनी के मेंटेनिंग पे थे, हम 3 लोग थे वहां पे, और मेरा जो जॉब इंचार्ज अगर आपका एक फट्टू आदमी है, तो ये भी एक बहुत बुरी बात है। मेरा जॉब इंचार्ज फट्टू आदमी, जब जॉब इंचार्ज फट्टू आदमी तो मैं पहचान हो जाएगा। फट्टू कौन होगा? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तुम अभी जूनियर हो, उसका काम है रिव्यू में तुम्हें प्रोटेक्ट करना, अगर वो तुम्हें रिव्यू के दौरान प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसने तुम्हें कुछ काम वाम में इतनी हेल्प नहीं की, और रिव्यू में तुम्हें शेर के आगे, मतलब पार्टनर के आगे अकेला बिठा दिया, और वो कहीं तुम फंस रहे हो और वो इंटरप्ट करके पार्टनर को जवाब नहीं कर रहा, मतलब पार्टनर को घुमा नहीं रहा, तो इसका मतलब वो फितरतन फट्टू आदमी है। फर्म में ऐसे जॉब इंचार्ज मशहूर होते हैं। जॉब इंचार्ज साहब थे हमारे फट्टू। सही है। सेकंड मैन था इंतहाई तेज आदमी। सही है। थर्ड मैन जूनियर था, मैं था। हुआ ये कि सर एक क्लाइंट में यही हाफ ईयर हमने निपटाया, और हम जो है खत्म हो गया क्लाइंट। उसके बाद तीनों अलग अलग जॉब से फिर चले गए, मैं कहीं और किसी जॉब पे चले गया, बाकी जॉब पे क्लाइंट पे अकाउंट्स जा चुके हैं, बस पार्टनर को इनिशियल करना था, वो उसने मैनेजर ने कहा कि मैं संभाल लूंगा। हुआ ये कि सर क्लाइंट ने फर्म को इन्फॉर्म किया कि यार ये आप लोगों ने क्या किया, फाइनल अकाउंट जो हमें दे रहे हो, जिसपे पार्टनर को इनिशियल बस करने थे, जो हमें रिव्यू के लिए दिए हैं, उसमें सेकंड क्वार्टर की फिगर्स गलत है। सेकंड क्वार्टर की फिगर्स गलत है, प्लस माइनस सही नहीं हुआ हुआ, वहां पे सुना दी कि फर्म को ये करने नहीं आता। फोन किया गया जॉब इंचार्ज को, जॉब इंचार्ज ने जॉब इंचार्ज ने भाई बोला कि ये तो जूनियर उसने किया हुआ होगा। सेकंड मैन ने लबैक की कि भाई ये तो जूनियर उसने ये काम किया हुआ होगा। मुझे फर्म में बुला लिया गया, अब सबने कहा बेटा तेरी तो मौत है, मतलब ये बंद कर दिया तूने प्लस माइनस का। अच्छा मेरे पास रीजन था, मैंने कहा कि यार जब इसके अकाउंट्स में ये जो सेकंड क्वार्टर वाली फिगर एंड में करते हैं, जब ये डली थी ना,
मैं उस टाइम पे इस जॉब पे था ही नहीं, मुझे तो इससे पहले ही पोस्ट कर दिया गया था और मैंने साबित कर दिया कि देखिए इस दिन का मैसेज है, इस दिन मैं इस क्लाइंट पे था, क्लाइंट पे जाके वो जो रजिस्टर में एंट्री करनी होती थी उसे गेट पे चेक करे, मैं तो वहां पे था ही नहीं। मैंने कहा ये फंड मेरा नहीं है, अब मुझे पता था ये फंड था सेकंड मैन का, बट मैं उसका नाम नहीं ले सकता था। मैंने कहा नाम लूंगा तो कल के लोग फिर उसके साथ मैंने साबित कर दिया, मैंने साबित कर दिया सीनियर मैनेजर को उस टाइम पे ये गलती मेरी है ही नहीं। मैंने तो ये कास्टिंग वाली सेकंड क्वार्टर वाली जब फिगर्स फाइनल हो रही थी, मैंने तो जैसे ही मेरा एरिया कंप्लीट हुआ था आपने मुझे किसी और क्लाइंट पे भेज दिया था, तो ये जो काम थे ये तो मैंने किया ही नहीं है। तो सर मेरी बचत हो गई और सेकंड मैन जो था फिर उसकी शामत आई गई अल्टीमेटली, सही, और उसको ठीक ठाक सुननी पड़ी, सही। और फिर थोड़ा सा एक वो भी होता है कि लोग आपका मजाक भी बना लेते हैं कि भाई यार ये तूने गलती की थी फलाने, और फिर फर्म में एग्जांपल दी जाती है कि फलाने बंदे ने ये गलती की थी और उसको इतना सुनाया गया था। तो सर कास्टिंग एरर फर्म की दुनिया में क्या है, गुनाहे कबीरा है। अगर आपने वो गुनाहे, तो फर्म में कैलकुलेशन भाई डबल चेक करना, छोटा मोटा भी मसला हुआ तो तुम गए, बच्चा पेन देता है भाई यार एक्सेल में तो अकाउंट्स बनाए बिल्कुल सही है, क्या कैलकुलेशन का मसला, नहीं भाई, सही है सर। आए सर, अब आगे आते हैं। जी पीर मोहम्मद, बिल्कुल आऊंगा, रुक जा, रुको जरा सब्र करो सर। अब आए सर, अब हमने कहा वेस्टेड की ट्रीटमेंट क्या है, नॉन वेस्टेड की ट्रीटमेंट क्या है, ये आपने देख लिया, बिल्कुल सर, बड़े अच्छे से देख लिया। अब सर सवाल में अगर उसने हमें शेयर ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें नहीं बताया कि यार ये शेयर ऑप्शंस हैं, ये वेस्टेड हैं या नॉन वेस्टेड हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे, वेस्टेड है या नॉन, तो बस शेयर ऑप्शंस हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे, वेस्टेड है या नॉन वेस्टेड है। सर बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होगी वेस्टेड है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या होगी, शेयर ऑप्शंस क्या है, वेस्टेड है। अपने पास कहीं नोट भी कर लें कि डिफॉल्ट अजम्पशन, वो जो हमने चार्ट बनाया था चार्ट के ऊपर नोट कर लें कि सर डिफॉल्ट अजम्पशन है कि वेस्टेड है। सर चलें आगे बढ़ते हैं। सर अब तक सर अगर फ्यूचर कॉस्ट उसने सवाल में हमें दे दी और फिर भी उसने कुछ नहीं लिखा तो भी हम बाय डिफॉल्ट अजम्पशन लिखेंगे वेस्टेड है सर वो, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। सवाल यही है, पॉइंट यही होता है कि सर वो अगर फ्यूचर कॉस्ट लिखेगा तो मेंशन करेगा नॉन वेस्टेड है, सही है सर। नॉन वेस्टेड के केस में फ्यूचर कॉस्ट आएगी, वरना वो शायद ना भी करे, सही है सर। तो आए सर अब एक आते हैं एक और सवाल की तरफ। अब तक सर जितने भी हमने सवाल किए ना भाई, जितने भी हमने सवाल किया अब तक सर, उन सब में प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल था, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल था। सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि लॉस हो हमें, क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि हमें लॉस हो? यस सर, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि हमें क्या हो, लॉस हो। आजकल तो कोरोना के टाइम पे लॉस हो सकता है, तो सर लॉस के केस में क्या होगा, ईपीएस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, लॉस पर शेयर। तो आपने कहा सर ये कौन सा कमाल की बात है, ये कौन से कमाल की बात है, सपोज करें, ये सपोज करें सर, सपोज करें कि लॉस पर शेयर सही है था आपका, और आपने कहा ये आ गया, तो सर ईपीएस कितनी हो जाएगी, -5। ईपीएस कितनी हो जाएगी, -5। यहां तक क्लियर है, ईपीएस कितनी हो जाएगी, -5। आइए सर एक छोटी सी चीज पे और आपको लेके आता हूं। सर अगर लॉस पर शेयर होता है ना, तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कहानी थोड़ी सी। सर अगर लॉस पर शेयर था, सब कुछ ऐसा ही था, सब कुछ ऐसा ही था, तो अब हमने ईपीएस की जगह वर्ड क्या रिप्लेस कर दिया, एलपीएस। क्या रिप्लेस किया, एलपीएस। और यहां पर क्या रिप्लेस मारा, एलपीएस डाइल्यूटेड, ऐसा ही है सर। अब लॉस पर शेयर बेसिक में कितना था, 5 में, डाइल्यूटेड में कितना है, 4 सर हमने तो पढ़ा था कि डाइल्यूटेड का मकसद क्या होता है, डाइल्यूटेड का मकसद होता है शेयर होल्डर को बुरी पिक्चर दिखाओ। सर क्या ये बुरी पिक्चर है, क्या ये इसके मुकाबले में बुरी पिक्चर है, जल्दी बताओ।
सर पॉइंट समझ रहे हो? सब बताओ सर। 5 का लॉस पर शेयर था बेसिक में, और जब आपने डाइल्यूटिव का इंपैक्ट डाला तो वो लॉस पर शेयर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लॉस पर शेयर बढ़ रहा है या कम है? तो ये बुरी पिक्चर है या अच्छी पिक्चर है? तो सर ये तो अच्छी पिक्चर है। तो सर अगर ये अच्छी पिक्चर है तो हमने कहा लॉस पर शेयर के केस में, लॉस पर शेयर के केस में ऑप्शंस जो होंगे वो हो जाएंगे एंटी डाइल्यूटिव। ऑप्शंस विल बी एंटी डाइल्यूटिव। सर लॉस पर शेयर्स के केस में बाकियों में आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन सर ऑप्शंस तो हमेशा क्या हो जाएंगे? एंटी डाइल्यूटिव। तो लॉस पर शेयर के केस में हम ऑप्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी भी होंगे, लेकिन इसके केस में तो लाजमी है। क्यों सर, क्यों लाजमी है? क्योंकि ये न्यूमरेटर पे इंपैक्ट डालेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे। जब डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो सर क्या हो जाएगा? ये हमेशा एंटी डाइल्यूटिव होंगे। बाकी हो सकता है कि एंटी भी हो या डाइल्यूटिव भी हो। सर लॉस पर शेयर के केस में डाइल्यूटिव ईपीएस का मतलब क्या है? पर यूनिट लॉस बढ़े, पर यूनिट लॉस बढ़े, शेयर होल्डर को पता चले अबे अभी इतना पर शेयर लॉस आ रहा है, ये अगर कन्वर्ट हो गए तो लॉस बढ़ जाएगा। अगर उसको पता चला कि यार ये फ्यूचर वाले कन्वर्ट हो जाएंगे तो लॉस पर शेयर कम हो जाएगा, तो उसको तो अच्छी पिक्चर नजर आएगी। और आईएएस कहता है अच्छी पिक्चर नहीं दिखानी, गिलास आधा खाली दिखाना है, आधा भरा हुआ नहीं दिखाना। तो सर लॉस पर शेयर के केस में हमने कहा ऑप्शंस विल बी एंटी डाइल्यूटिव। क्लियर हो यहां तक? तो सर अभी देखो, अभी तक है ना हमने सारी चीजें टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं ताकि अभी तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है। ये आईएएस प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए क्वालिफाइड से उम्मीद की जाती है वो ईपीएस सही से कैलकुलेट करेगा। ईपीएस की गलती गुनाह कबीरा है। क्यों कबीरा है सर? ईपीएस की गलती गुनाह कबीरा इसलिए गुनाह कबीरा है क्योंकि ईपीएस आप स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट कर दो और आपको पता है अगर आपने ईपीएस एक दफा स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज गलत रिपोर्ट कर दी, सही है, और बाद में अगर आपने उसकी कोई करेक्शन की ना, तो मेरे ख्याल में कोई 8 लाख से 1 मिलियन तक की पेनल्टी है। अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है, क्वार्टरली अकाउंट से ऑडिटर तो ऑडिट नहीं करता, आपने ईपीएस सही से नहीं सोचा हुआ और आपने ईपीएस गलत कंप्यूट कर दी, तो पता है क्या होगा सर? फिर होगा ये कि कंपनी आपकी वाट लगा देगी, क्योंकि अगर वो ईपीएस चली गई स्टॉक है। सर ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि क्लाइंट के अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ना हो ना, या जिसको ईपीएस पड़े हुए टाइम हो गया, तो वो ऑडिटर को फोन करके कहता है, जो ऑडिट इंचार्ज होता है लास्ट टाइम का, बोलता है यार मैंने ईपीएस निकाल ली है, एक दफा चेक तो कर ले सही निकाली है नहीं निकाली। सही है सर? तो सूरत हाल नाजुक हो जाती है। चले मेरा बच्चा, अब आए सर लॉस पर शेयर। जैसे अर्निंग्स पर शेयर होती है तो हम लॉस पर शेयर की बात करते हैं, लेकिन टोटल लॉस होगा, ये टोटल, अब ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल नहीं, ये हम इसको लॉस एट्रीब्यूटेबल कहेंगे, ठीक है? तो हमने कहा ये लॉस एट्रीब्यूटेबल है। चलिए सर, अब हमने कहा बस पास्ट पेपर जो हमारे दरमियान 1-2 सवालों की दूरी है और एक क्विज की दूरी है। सर क्विज लेंगे हम, बिल्कुल, हम इंशाल्लाह हो सकता है अगले जुमेरात की जो पहली क्लास हो उसमें क्विज हो। लेकिन सर अब एक और चीज की तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, और वो एक और चीज है, आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट आप समझे सर, वो एक और चीज है सर, सुनिएगा जरा गौर से प्लीज, सबकी तवज्जो। हमने अभी तक जितने भी सवालात किए ना, उनमें हमने कहा, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स के हो, डाइल्यूटेड ईपीएस की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हों, चाहे वो कन्वर्टेबल लोन वाले हो, हमने कहा कि जो कन्वर्टेबल लोन कन्वर्ट होगा ये फ्यूचर में कभी होगा। क्या पढ़ा हमने कि जो कन्वर्टेबल लोन कन्वर्ट होगा ये फ्यूचर में कभी कन्वर्ट होगा, इस साल कन्वर्ट। सर कभी ऐसा हो जाए सवाल में, और होगा, कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो फ्यूचर में
ऑर्डिनरी शेयर नहीं बन रहे, इस साल के दरमियान में ऑर्डिनरी शेयर्स बन गए, तब क्या होगा? तब आपने कहा उनका इंपैक्ट बेसिक पे भी आएगा और उनका इंपैक्ट डाइल्यूटेड पे भी आएगा। आए सर, इसको पहले एक चार्ट की सूरत में डॉक्यूमेंट करते हैं। नहीं, डाइल्यूटेड का बेसिक का आधे साल का आया होगा, डाइल्यूटेड में बाकी आधे साल करेंगे। अभी बताता हूँ, अभी एक सवाल करेंगे क्लियर होगा। चले सर, एक क्वेश्चन सर, ये जितने भी चार्ट्स बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए लास्ट डे रिवीजन है। इनको अगर इंशाल्लाह आपने आखिरी दिन देखा तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एफएआर जिन्होंने मुझसे पढ़ा था उनको पता है मैं समरीज देता हूँ, तो सर इंशाल्लाह इस किस्म के चार्ट्स की मदद वाली समरीज भी आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेंगी, ताकि आखिरी दिन इसका रिवीजन आसान हो जाए। हालांकि सर होता ये पहला पेपर है, लेकिन स्टिल व्हाट इफ potential ordinary shares converted into ordinary shares during the year। अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं ऑर्डिनरी शेयर्स में साल के दौरान, तो क्या करेंगे? बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस का इंपैक्ट क्या होगा? बेसिक ईपीएस में इंक्लूड देम in computation of weighted average shares from the date of conversion। और डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या करेंगे? इंक्लूड देम इन वेटेड एवरेज शेयर्स computation from beginning of year till the date of conversion। कॉपी करे मेरा बच्चा। जी पीर मोहम्मद, कुछ ऐसा ही है लेकिन समझाऊंगा ऐसा क्यों है। चले सर, अगर आपने ये कॉपी कर लिया हो, ये कॉपी कर लिया हो, तो अब सर आप एक सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ रहा है। कन्वर्जन राइट एक्सरसाइज्ड इन द ईयर, और मैं चाहूंगा, अच्छा कॉपी नहीं किया, एक मिनट रुक जाए, फिर मैं हटा देता हूं। मैं चाहूंगा, अच्छा कॉपी करना है कर ले भाई, कर ले, कॉपी कर लें, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। टेक योर टाइम।
What if potential alternation converted into alternate during the year? Basic EPS include them in computation of weighted from the date of conversion. Diluted EPS include them in weighted average shares computation from beginning of year till the date of conversion. चले मेरा बच्चा, अब एक सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि क्विकली बोले तो सर बहुत ही जल्दी आप सब इसकी बेसिक ईपीएस कंप्यूट करें। बहुत ही जल्दी आप सब इसकी बेसिक ईपीएस कंप्यूट करें। क्वेश्चन नंबर 35। सर बस ये सवाल जैसे ही हमारा होगा खत्म हो जाएगी क्लास। बेसिक ईपीएस जब बेसिक ईपीएस में न्यूमरेटर में हटाएंगे इंटरेस्ट रेट होगा। क्या बेसिक ईपीएस में ऐड करेंगे इंटरेस्ट होगा। बेसिक में लेकिन सोचना है, थोड़ा दिमाग लगा भाई। बेसिक में क्या होगा क्या नहीं होगा। 3 महीने लगा। आई किसी की बेसिक ईपीएस? आई एक बचा कह रहा सर केपीएम में वाला इंडक्शन।
हाँ हाँ मेरा बच्चा इसी का होगा। तुक्का बेसिक तो तुम लोग निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज केस ने ऑर्डिनरी शेयर आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर दिए। इंतजार है आपके जवाब का। 3.95 बेसिक इंग्लिश कितनी है? 3.95 ओके, और डाइल्यूटेड? डायरेक्ट निकाल बेसिक ही निकालिए। जी सर। ठीक है जी। सही है सोचा सर थोड़ा सर, दिमाग लग रहा है, दिमाग काम कि ये IAS 33 का सवाल है, IAS 8 का सवाल नहीं है। कितने हिंट दूंगा, ये IAS 33 का सवाल है, IAS 8 का सवाल नहीं है। भाई निकाली किसी ने बेसिक? या सर हम स्लो बॉल पे आउट हो गए? बेटा 35, क्वेश्चन नंबर 35, 2.49, 3.93 बेसिक EPS। सुभान अल्लाह, 3.9394, ये माशाल्लाह एक के बाद अब एक आंसर आने लगा है। मेरा भी 3.94 आ रहा है। हम्म 3.94। चलें सर, अब सुनिएगा। Company N has won 10 million ordinary shares and rupees 2 million of conversion on 6% bond in Shweta. The conversion right was exercised on 1 April, resulting in 5 lakh new shares. सही जी। टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30% इन द फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर, मतलब इस साल टोटल अर्निंग्स थी 40870। देखते हैं सर आप में से कौन बनेगा हीरो। सर एक बात याद रखना सर, ये सवाल IAS 8 का सवाल नहीं है। किसका सवाल है? IAS 33 का। तो सर इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट सवाल में गिवन है बेसिक की कैलकुलेशन में आपने वही लेना है। जो सवाल का प्रॉफिट है बेसिक की कैलकुलेशन में आपने वही लेना है। क्यों सर? उसके अंदर शुरू के 3 महीने का शामिल होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, बाद के 9 महीने का शामिल नहीं होगा, और होना भी यही चाहिए। तो हम जब आए हमने कहा बेसिक EPS निकालेंगे, तो बेसिक EPS के लिए हम प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना लेंगे? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना गिवन है भाई? 870 इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे सवाल का जो प्रॉफिट है इसमें से शुरू के 3 का इंटरेस्ट माइनस हुआ है एक्सपेंस, जो कि होना भी चाहिए था, बाकी के 9 का नहीं हुआ हुआ। सही है सर, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको गिवन है। चले सर, फिर हमने कहा इसके वेटेड एवरेज शेयर्स की करेंगे वर्किंग। इसके वेटेड एवरेज शेयर्स की सर क्या करेंगे? वर्किंग। हमने कहा भैया इसका जब वेटेड एवरेज शेयर्स पे हम आएंगे तो हमने कहा वही पुरानी वर्किंग, याद है कि नहीं याद है? सर जरूरी है हम इतनी लंबी वर्किंग से करें? नहीं, तो शॉर्टकट से भी कर सकता है, लेकिन भाई हमें समझने के लिए जरूरी है। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर हमने कहा सर क्या लेंगे? पीरियड, कोई बोनस कुछ भी नहीं, वेटेड एवरेज शेयर्स, है ना सर? तो हमने कहा भाई डेट, साल शुरू हुआ तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। भाई नए शेयर्स कब आ रहे हैं? अप्रैल में आ रहे हैं ना सर? यस सर, नए शेयर्स आ रहे हैं कब? अप्रैल में। तो अगर सर नए शेयर्स आ रहे हैं अप्रैल में, तो हमने कहा साल के शुरू तक से लेकर मार्च तक हमारे पास थे 10 मिलियन शेयर्स। कितने शेयर्स थे?
10 मिलियन, 3 महीने रहे 10 मिलियन, कितना हो गया भाई? 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन। फिर हमने कहा सर हुआ क्या? हुआ ये कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने शेयर्स आ गए? सर 5 लाख और आ गए 10.5 10 मिलियन पहले थे, 5 लाख और आए, ये हो गए 10.5 मिलियन। अब ये रहे टोटल 9 महीने, कितना हो गया भाई? 7.875 मिलियन। हाँ 7.875 7.875 875 मतलब 7875000, ऐसा ही। यस सर। टोटल शेयर्स कितने हो गए? सर 10.375 10.375। 5 तो आपने कहा 1037500। तो भैया ईपीएस कितनी हो गई बेसिक वाली? 3.94। एक सेकंड बस, नहीं सर तुम लोगों ने क्या किया था, इसमें से माइनस कर दिया था यस जो 3.94 वाली अमाउंट थी। भाई बेसिक में से क्यों माइनस करना है? प्रॉफिट गिवन है तो समझो सब कुछ सही हुआ है। बस वेटेड एवरेज शेयर्स की कैलकुलेशन, क्योंकि उसने हमें 10 मिलियन शेयर्स कह दिए थे साल के शुरू में थे, तो हमने कहा साल के शुरू में थे तो ये 3 महीने रहे होंगे, बाकी बढ़ गए होंगे। 3.94 ही ईपीएस आ रही है, क्योंकि सर इंटरेस्ट का एलिमेंट को इतना बढ़ा नहीं है ना सर? क्लियर है मेरा बच्चा? ये सबको क्लियर है तो लिखो सीसी। चले जी, अब हमने कहा आते हैं सर डाइल्यूटेड की कंप्यूटेशन पे। डाइल्यूटेड ईपीएस, सर डाइल्यूटेड ईपीएस पे आए। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, सर आए सर इसकी वर्किंग करते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस का जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है, वर्किंग टू, सर प्रेजेंटेशन सीखें। एग्जामिनर बार बार कह रहा है कमेंट्स में ये भी कि बच्चे की प्रेजेंटेशन के मसाइल हैं। प्रेजेंटेशन मेरे लिए चेक करना अजाब बना देता है। मेन आंसर ये, उसको ये आंसर दिखाओ। वर्किंग पे कब जाता है? उसने अभी FR2 का एक कमेंट हम पढ़ रहे थे क्लास में ही, तो उसने कहा मैं वर्किंग पे, उसने लिखा है कि वर्किंग्स को नीटली प्रेजेंट करें, बच्चों से गुजारिश है। ये नहीं लिखा कि डिटेल, बोला नीटली प्रेजेंट करें, बच्चों से गुजारिश है। क्योंकि अगर बच्चा, लिख दी इसने बात, कुछ गलती करता है तो मैं वर्किंग्स पर लेख में जाता हूँ उसको मार्क्स अवॉर्ड करने के लिए, लेकिन वर्किंग पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सही है सर? तो वर्किंग्स को नीटली के भाई उसको समझ में आए। वर्किंग में तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन नीटली प्रेजेंट कर। चले सर, कमाए वर्किंग टू पे हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना था? 4087000। अब हमने कहा भाई यहां पर आपको डाइल्यूटेड के अंदर, क्योंकि ये शेयर्स कन्वर्ट हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पर आपको डाइल्यूटेड के केस में अजम्पशन ये लेनी है कि जो है अगर ये शेयर साल के शुरू से कन्वर्ट हो जाते तो क्या इंपैक्ट होता। साल के शुरू से कन्वर्ट, तो सर किन महीनों में ये कन्वर्ट नहीं हुए हुए थे? जैन फेब मार्च। उन जैन फेब मार्च का सर जो इंटरेस्ट था, वो जो जैन फेब मार्च का जो इंटरेस्ट था, वो कंपनी ने जो है प्रॉफिट की फिगर में से माइनस किया होगा, है ना सर? तो हमने कहा उसको हम ऐड बैक कर देते हैं 3 महीने का इंटरेस्ट। भाई कितने के शेयर्स थे? कितने वाले शेयर्स थे? हमने कहा शेयर्स थे 2 मिलियन के, है ना सर? सवाल को अगर आप गौर से पढ़ें तो हमने कहा भैया शेयर्स थे 2 मिलियन के। सही है जी, 2 मिलियन शेयर्स थे। तो हमने कहा 2 मिलियन इंटू 6% इंटू 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया, और आपने इसको नेट ऑफ टैक्स सेविंग्स करना है तो टैक्स रेट 30% था, इसको लोगे 70%। तो भाई ये कितना आया? 21,000 ये आ गया सर 21,000। सही है, 3 मंथ इंटरेस्ट इसको आप कह लें, नेट ऑफ टैक्स
तो हमने कहा भैया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना हो गया, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना हो गया 4891 40891000। 408910। तो हमने कहा 40891000। सर ये हो गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। अब आए सर वेटेड एवरेज शेयर्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? वेटेड एवरेज शेयर्स। सर वेटेड एवरेज शेयर्स की कैलकुलेशन पे आते हैं। सबकी तवज्जो बोर्ड पे, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। हमने कहा सर बेसिक ईपीएस के हिसाब से कितने थे वेटेड एवरेज शेयर्स? आपने कहा 10375 कि भाई बेसिक के हिसाब से जब वो अप्रैल में कन्वर्ट हुए तो उनका आपने इंपैक्ट ले लिया, सही है। 3 महीने 10 थे, फिर जो 5 लाख शेयर्स कन्वर्ट होके आए उनका आपने 9 महीने का इंपैक्ट तो ले लिया। अब सिर्फ आपको ये अज्यूम करना है कि अगर ये साल के शुरू से कन्वर्ट हो जाते तो क्या इंपैक्ट होता। तो इसका मतलब है 9 महीने का 5 लाख का इंपैक्ट आ चुका है, आपको कितने महीने का लेना है? 3 महीने का इंपैक्ट लेना है। तो आपने कहा कि इसका इंपैक्ट आता इंपैक्ट ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का इंपैक्ट कितना आ जाता भाई? 5 लाख शेयर्स थे, अभी वेटेड एवरेज हो करके ये 375 बने ना, 5 लाख। तो आपने कहा सर 3 महीने का इसका इंपैक्ट में लेता, ये कितना हो जाता? 1,25,000। टोटल शेयर्स कितने हो जाते? 105। तो आपने कहा इसको वर्किंग 3 का नाम दे दें सर, प्रेजेंटेशन मेथड्स। तो आपने कहा वर्किंग 2 और वेटेड एवरेज शेयर्स इस केस में हो जाते वर्किंग 3। तो ये हो जाता 10। अब बताओ ईपीएस कितनी है? 3.9। तो सर ईपीएस गिरी, हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस 3.9। अच्छा 3.89 3.9 चले सर, 3.9 और 3.89 मैं सोचा पॉइंट्स में 2 पे चले जाते हैं 3.89। सर क्या हम क्लियर है? क्या हम क्लियर हैं? तो जल्दी से बोल दें यस सर। सर यकीन माने बस अब एक कंटिजेंटली भी इशूएबल शेयर का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद वी आर गुड टू गो फॉर पास्ट पेपर्स, जिसके अंदर सब मिल के आ जाएंगे। जो इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़े हैं आइसोलेशन में वो सब मिल के आएंगे, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन सर मेरा एक आपसे जो है ना मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल है, जरा सुनिएगा। सर ये कोई अजीब सी बात आपको नहीं लगी? भाई आप डाइल्यूटेड में कहते हैं कि फ्यूचर की पिक्चर बुरी दिखाओ, फ्यूचर की पिक्चर बुरी दिखाओ। तो सर ये तो फ्यूचर था ही नहीं, ये तो करंट था, इसी साल कन्वर्ट हो गए ना, फिर इनका साल के शुरू का 3 महीने का इंपैक्ट क्यों लिया? है ना सर, आप तो कहते हो फ्यूचर की पिक्चर जो है वो दिखाओ, लेकिन फिर इसका साल के 3 महीने का इंपैक्ट क्यों लिया? तो सर यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक ये है कि भाई आईएएस कहता है शेयर होल्डर को डराओ। बोलो अगली दफा जब तो इस किस्म के शेयर्स को इशू करे तो याद रख लेना कि भाई इनका अगर शुरू से अगर इस किस्म के शेयर्स कन्वर्ट हो जाते तो ये इम्पैक्ट होता। तो बस डाइल्यूटेड में शेयर होल्डर को थोड़ी सी पिक्चर दिखानी क्या है, बुरी है, तो उसने कहा बुरी के लिए इसका शुरू का इम्पैक्ट ले लो। तो मेरा बच्चा याद रखना कि सर अगर साल के दौरान भी शेयर कन्वर्ट होंगे तो याद रखना बेसिक की कैलकुलेशन में तुम उनका इंपैक्ट लोगे कन्वर्जन डेट से लेकर क्लोजिंग तक, लेकिन डाइल्यूटेड केसेस में
बिगनिंग ऑफ द ईयर से जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए, इसीलिए मैंने 3 महीने का उनका इंपैक्ट लिया कि जब तक कन्वर्ट नहीं हुए थे, क्योंकि जो कन्वर्ट हो गया उसका इंपैक्ट बेसिक में आ गया। तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए थे तो उसका इंपैक्ट बेसिक में आ गया। तो हमने कहा सर हमने ये कर लिया। पीर मोहम्मद नहीं, आईएएस कहता है यार डराओ क्या, फ्यूचर में जब वो इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट इशू करे तो उनके दिमाग में हो कि ये पीर मोहम्मद का सर शेयर होल्डर के साथ ज्यादती है, ट्रू एंड फेयर भी नहीं है। आईएएस कह रहा है कि यार उनको इंडिकेशन दो, अगर फ्यूचर में ये तुमने इस किस्म के शेयर इशू किए और मिड ऑफ द ईयर वो कन्वर्ट हो गए तो तुम्हारे पास ईपीएस पे ये इंपैक्ट आ सकता है इस किस्म का, इसलिए थोड़ा सा डराओ। सही है सर। तो ये चीज है। अरीज क्लियर है बेटा? तो हमने कहा सर अब तक हम डायल्यूट डीपीएस को अगर एक दफा क्विकली रिवाइज कर लें बिफोर एंडिंग, तो हमने कहा सर सबसे पहले वो हमें कहता है कि भाई डायल्यूट डीपीएस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं अगर वो कन्वर्ट हो जाए बिगनिंग ऑफ द ईयर से तो उनका इंपैक्ट क्या होगा। फिर हमने उसने कहा कि भाई जो अगर डायल्यूट डीपीएस के शेयर अगर कन्वर्ट हो जाते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर से शेयर्स में, उसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, उनका इंपैक्ट न्यूमरेटर पे क्या है, डिनोमिनेटर पे क्या है। हमने कहा सर जो उनका इंपैक्ट न्यूमरेटर पे है वो ये है कि न्यूमरेटर का उनका इंपैक्ट होगा कि उनका डिविडेंड जो आप बेसिक की कैलकुलेशन में माइनस करते थे आप डायल्यूटेड में आपको नहीं करना और वेटेड एवरेज शेयर्स को बढ़ा देना है। कन्वर्टेबल लोन था, उसका न्यूमरेटर का इंपैक्ट क्या है, उसका न्यूमरेटर का इंपैक्ट है कि आपको जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था उनका माइनस हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, उसको आपको डायल्यूटेड में ऐड करना है और ऐड करते हुए नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट लेना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालोगे कैसे, लायबिलिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो जाएंगे। वारंट के ऊपर जब हम आए तो हमने कहा सर वारंट के केस में न्यूमरेटर का कोई इंपैक्ट नहीं होता, डिनोमिनेटर का इंपैक्ट होता है। फिर हमने कहा सर वारंट ऑप्शंस में दो केसेस होते हैं, एक होता है वेस्टेड, वेस्टेड के केस में फ्री शेयर्स निकालना आसान है, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर इशू माइनस नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज प्राइस। लेकिन सर अगर नॉन वेस्टेड है तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अब जो आपने जिसको ऑप्शन दिए वो आपको एक्सरसाइज प्राइस की मदद में कैश भी देगा और कुछ सर्विसेज के थ्रू भी वो जो है शेयर की प्राइस को पे करेगा सर्विस देकर भी। जैसे मैंने बताया पार्टनर भी हो सकते हैं जो सर्विस दे, तो उस केस में हमने कहा एक चीज को हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं फ्यूचर एक्सपेंस। इसके तरीके से हमने कंप्यूट किया। फिर हमने एंड में पढ़ा कि अगर साल के दौरान शेयर्स कन्वर्ट हो जाते, कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है, उस केस में बेसिक का इंपैक्ट क्या होगा कि जिस दिन एक्सरसाइज हो रहा है उस दिन से लेकर ईयर एंड तक उसका इंपैक्ट ले लो। डायल्यूटेड का इंपैक्ट क्या होगा, जितना पीरियड वो कन्वर्ट नहीं हुए थे उसका इंपैक्ट ले लो। ठीक है मेरा बच्चा, तो यहां तक आप सब क्लियर है तो लिख दें सीसी। नहीं रामिल, कैलकुलेशन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली गई। ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर है तो सीसी लिख दें। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल सेम टाइम 6:30 बजे, एक तकरीबन समझे आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आएंगे पास पेपर्स पे। केपीएमजी में इस बार इंडक्शन हो रही हैं यार, मुश्किल लग रहा है, अब तक तो इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया, मुश्किल लग रहा है यार। मैंने एक आध बच्चे का सुना था इंटरव्यू हुआ है, वैसे ज्यादा का नहीं सुना। ठीक है मेरा बच्चा, किसी का कोई सवाल और है तो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। काशिफ उस्मानी मेरा चंदा, यूट्यूब पे हसान खानानी का जो है हमने कहा कि जो है चैनल है उसके ऊपर सारे प्रीवियस लेक्चर्स मेरा चंदा मौजूद है। सही है, 6 के 6 ये 7वां हो जाएगा। पार्टनर डिफरेंस पे केपीएमजी में हो रहा है तो हो सकता है हो रहा हो सर, पार्टनर डिफरेंस पे तो हर फर्म में होता है सर। पार्टनर तो पार्टनर है ना। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं एक दफा फर्ग्यूसन के पार्टनर के रूम में बैठा हुआ था और फर्ग्यूसन में टेस्ट होता था ना, अभी भी जैसे आपका भी होता है हमारे टाइम पे भी होता था, मतलब मुझे 6 महीने 1 साल हो चुका था, लेकिन हमारे टाइम पे एक टेस्ट में ऐसे वैसे लिखवा लेते थे। तो एक एचआर की जो खातून थी वो फर्ग्यूसन के पार्टनर के रूम में, उन्होंने कहा कि सर एक बच्चा है वो फलाने पार्टनर की बेगम का रिश्तेदार है। उन्होंने कहा अच्छा सही है सर। तो बोला आप क्या करें, बोला सर उसको तो इंडक्ट करना है। बोला हाँ इसको तो इंडक्ट करना है। बोला मसला ये कि वो टेस्ट में भी फेल हो गई है। तो पार्टनर ने कहा यार एक तो ये बच्चे भी जो है ना इस सोर्स पे आते और पता नहीं। बोला अब एक काम ये करो, उसका एक रीटेस्ट लो, उसका रीटेस्ट लो और कोशिश करो उसमें वो पास हो, फिर उसको इंडक्ट कर लो। पार्टनर की सोर्स पे तो सर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है मेरा बच्चा, तो सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, एफएफआर मैसेज में लिख के एफएफआर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा।
तो अगर एक बंदे को कॉल है कि आप अवेलेबल है नहीं है केपीएमजी से, तो इसका मतलब वो जा चुका है, तो मतलब केपीएमजी को उसने कटा दिया और वो केपीएमजी को चाहिए किसी और बच्चे को कॉल करे, इंटर करे। ठीक है मेरा बच्चा। तो सर अभी ईवाई केपीएम ईवाई भी कॉल्स बच्चों को उन्होंने कहा था पहले हम 14 तक आखिरी है, लेकिन उन्होंने 15-16 तक भी जो है बच्चों को 17 तक भी इवन इंटरव्यूज के लिए कॉल किया है। सही, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ईवाई को छोड़ के एफएफ में गया, और सर अब बच्चे कह रहे हैं अभी भी कर रही है। सही है सर, ईवाई बेहतर है या केपीएमजी? सर फर्म होती है जिसमें आपके लिए बेहतरी हो। मेरी अपनी एडवाइस है, काम इस वक्त जो ज्यादा केपीएमजी के पास है एज कंपेयर टू ईवाई, मेरी अपनी एडवाइस है, बट हो सकता है मैं गलत हूं, बट ईवाई का जरा बड़गर माहौल है, कहते हैं ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है। सही है, एज कंपेयर टू केपीएमजी। ठीक है मेरा बच्चा, चले, ओके, अल्लाह हाफिज।